Hello everyone, this is Shanila and I welcome to my YouTube channel Study Additiono। सभी को जय हिंद। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राजस्थानी शैली पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राजस्थानी शैली पढ़ रहे थे। राजस्थानी शैली की पहली क्लास आपकी यहाँ पर हो चुकी है। ये यहाँ पर सेकंड क्लास है राजस्थानी शैली की। ठीक है, अगर आपने राजस्थानी शैली का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको हर टॉपिक का फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो तीन शैली हैं, एक तो आपकी मुगल शैली और दूसरी आपकी राजस्थानी शैली और तीसरी आपकी पहाड़ी शैली। तीनों ही शैली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको राजस्थानी शैली, मुगल शैली और पहाड़ी शैली तीनों ही शैली को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और उसके हर एक पॉइंट को आपको लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका इसका एक दो क्वेश्चन नहीं बनते, कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन शैलियों से पूछे जाते हैं। ये शैली काफ़ी लंबी शैली, इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना गलत हो तो इन तीनों शैलियों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। मुगल शैली हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, राजस्थानी शैली चल रही है। राजस्थानी शैली कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग पहाड़ी शैली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ शैली पढ़ेंगे और मेवाड़ शैली की जितनी भी उप शैली हैं, जैसे कि उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली, इन शैलियों को आज ही की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वजह से आपकी जो ये क्लास है काफ़ी लंबी क्लास जाने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को पूरी ही क्लास को यहाँ पर ज्वाइन करना है, पूरी क्लास को यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने राजस्थानी शैली में क्या क्या पढ़ रखा था? राजस्थानी शब्द कैसे आया, राजस्थान की स्थापना कब हुई। ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें राजस्थानी शैली में हम लोगों ने पढ़ रखी थी। ठीक है, राजस्थानी शैली की कितनी उप शैली हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। राजस्थानी शैली की जितनी भी उप शैली हैं उनको हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या है ट्रिक वाइज याद किया था। ठीक है, यानी कि ट्रिक की तरीके से हम लोगों ने याद किया था और आप लोगों को चीज़ें समझ में आई थी, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कॉमेंट किया। फिर भी और इसके अलावा मैंने राजस्थानी शैली की यहाँ पर विशेषता बताई थी, यानी पूरी राजस्थानी शैली की कितनी विशेषता, क्या क्या विशेषता है वो बताई थी और आपको क्या है महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर बताए थे राजस्थानी शैली के। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था राजस्थानी शैली की कितनी उपशैली हैं। राजस्थानी शैली की कितनी उपशैली हैं? तो राजस्थानी शैली की आपकी 4 उपशैली हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी हो जाएगी मेवाड़। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जिसमें कि आपको समझ में आए। दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? मारवाड़। ठीक है, और तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? हड़ौती। ठीक है, हड़ौती। और चौथी आपकी कौन सी हो जाएगी? ढूंढार। ठीक है, तो ढूंढार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राजस्थानी शैली की 4 उपशैली कौन सी? मेवाड़ हो जाएंगी, मारवाड़ हो जाएंगी, हड़ौती हो जाएंगी और ढूंढार हो जाएगी। इसी तरीके से मेवाड़ शैली की भी अपनी क्या है उपशैली है, जिनको हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिक्स याद किया। मारवाड़ शैली की भी अपनी उपशैली, उनको भी ट्रिक वाइज याद किया हम लोगों ने। हड़ौती शैली की भी उपशैली, उनको भी ट्रिक से याद किया और ढूंढार शैली की भी काफ़ी उपशैली है, उनको भी हम लोगों ने ट्रिक वाइज यहाँ पर लास्ट क्लास में याद किया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा जो आज उसकी पहली क्लास हो, उनके लिए मैं ये चीज़ बताती हूँ। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे मेवाड़ शैली और फिर मेवाड़ शैली की उपशैली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेवाड़ शैली की मुख्य रूप से आपकी क्या है, कितनी उपशैली हो जाएंगी? एक तो आपकी उदयपुर हो जाएगी और दूसरी आपकी नाथद्वारा हो जाएगी और तीसरी आपकी देवगढ़ हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेवाड़ शैली की 3 ही उपशैली यहाँ पर मुख्य रूप से मैं बता रही हूँ। इसके अलावा देखिए आपकी उदयपुर तो हो ही गई, फिर आपकी नाथद्वार हो गई और इसके अलावा कौन सी हो गई? देवगढ़ हो गई। इसके अलावा आपको और कौन सी याद रखनी है? चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ भी जो है वो भी क्या है? मेवाड़ शैली की ही उपशैली है। और इसके अलावा कौन सी हो जाएगी? चावंड। कौन सी हो जाएगी? चावंड। ठीक है, तो कुछ उपशैली को आपको डिटेल से पढ़ना होता है और कुछ उपशैली को सिर्फ आपको इतना याद रखना होता है कि ये किसकी उपशैली है। ठीक है, जैसे कि चित्तौड़ क्या है, किसकी उपशैली पूछा जाए तो आप मेवाड़ शैली की उपशैली बताएंगे। चावंड आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे मेवाड़ शैली की उपशैली बताएंगे। ठीक है,
तो इनमें से आपको इतना ही याद करना है। इन 3 शैली को आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ना होगा और आज मैं आपको डिटेल से ही सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, डिटेल से ही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा और साथ में क्या है आपको लर्न भी होगा, ठीक है। यानी कि चीज़ों को भाई लर्न तो करना ही करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो मेवाड़ शैली है उनका जो वंश था, यानी कि किस वंश के राजाओं ने इसको मतलब आगे बढ़ाया, तो सिसोदिया वंश आपको याद रखना है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेवाड़ शैली की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। चलिए मेवाड़ शैली सबसे पहले आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा, मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की। तो मेवाड़ राज्य की जो स्थापना है किसने की थी, बप्पा रावल ने की थी, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा मिलता है, बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की, ठीक है। कब की, 728 ईस्वी में की। देखिए पॉइंट वाइज आप चीज़ों को याद रखेंगे, मैं एक एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है, समझ के, और बहुत ही जल्दी क्लास ना करके बहुत ही समझ के क्लास करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की, तो बप्पा रावल ने की। कब की, तो 728 ईस्वी में, ठीक है, 728 ईस्वी में की। समझ में बात आई। इसके अलावा देखिए अब मेवाड़ शैली जो है, ये मेवाड़ जो है उसको कई नामों से बुलाते हैं। जो मेवाड़ शैली है, ये मेवाड़ जो है उसको कई नामों से, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कई नामों से बुलाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका क्या एक नाम क्या है, मेद पाठ है। अब मेद पाठ क्यों इसका नाम पड़ा ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। मेद पाठ क्या है, किसका नाम है, तो मेवाड़ शैली का ही नाम है, एक तरीके से मेवाड़ शैली का ही नाम है। समझ में आया, मेवाड़ का ही एक तरीके से नाम है। क्यों नाम है, यहाँ पर मेव जाति की अधिकता के कारण, यहाँ पर मेव जाति यानी कि मेव जाति यहाँ पर रहती होंगी, इनकी अधिकता के कारण मेवाड़ शैली को मेद पाठ भी कहते हैं, ठीक है। मेव जाति के कारण मेवाड़ को मेद पाठ भी कहते हैं। समझ में बात आई, फिर से सुनिए, मेद पाठ जाति के कारण इस जगह को या इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मेद पाट भी बोलते हैं। समझ में बताइए। इसके अलावा इसको बोलते हैं उदसर, क्या बोलते हैं, उदसर। अब उदसर क्यों नाम पड़ा ये भी समझिए। उदसर भीलों का मुख्य क्षेत्र होने के कारण मेवाड़ को उदसर भी कहा जाता है। भीलों का मुख्य केंद्र होने के कारण इसे उदसर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे रीज़न है जिसकी वजह से इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बुलाया है, ठीक है। और वो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ ले और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाए। तो बिल्कुल आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं करना है। एक क्वेश्चन से आपको पता है आप कितने स्टूडेंट से नीचे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये तो गलती आप नहीं करना चाहेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको आराम से समझा के समझ के इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। समझ में बात आई। चीज़ें अगर आपकी समझ में आती तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, जो और स्टूडेंट आते हैं उनको जो यहाँ पर कमेंट पढ़ते हैं उनको पता चलता है कि ये क्लास कैसी है, तो वो अपनी वीडियो खोल के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप देखते होंगे किसी भी क्लास को आप स्टार्ट करते होंगे तो आप उसके कमेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है थंबनेल कुछ और होता है और क्लास में कुछ और होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। मेद पाठ, उदसर, मेवाड़, ये सब क्या है, आपकी एक ही शैली है या एक ही क्षेत्र है या एक ही क्षेत्र को कहते हैं। समझ में बात आई। चलिए ये हो गया। अब देखिए अगर मेवाड़ शैली की हम बात करें या मेवाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाराणा कुंभा का नाम जरूर आपको मिलेगा। महाराणा कुंभा का नाम आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना जो महाराणा कुंभा थे, ठीक है, महाराणा जो कुंभा थे, महाराणा महा लिख दिया, कुंभा लिख दिया, रुकिए। तो जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा, ठीक है, और कुंभा जो थे, महाराणा कुंभा एक ही है, क्या मैं लिख रही हूँ, महाराणा कुंभा, ठीक है। तो इनका नाम आपको जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा, महाराणा जो कुंभा थे इनको क्या है, स्थापत्य कला, ठीक है, इसके अलावा स्थापत्य कला, इसके अलावा संगीत कला, ठीक है, संगीत कला, इसके अलावा आपको याद रखना है साहित्य, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में इनको बहुत ही ज्यादा रुचि थी। किसको, महाराणा कुंभा को, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपने देखा होगा किसी भी मतलब शासन पीरियड में उसमें जो शासक होता है उसको जिस चीज़ में रुचि होती है तो उस चीज़ को वो आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपको ही पता है कि आपको जिस चीज़ में रुचि होती, मान लीजिए आपको फैशन में रुचि है, ठीक है, मान लीजिए आप फैशन के बहुत
बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाते हैं या फैशन में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं फैशनेबल कपड़े वगैरह पहनते हैं या फैशनेबल ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, यानी कि उसी तरीके से आप गेटअप करते हैं। जिस चीज़ को जिसमें इंटरेस्ट होता है उसकी बातों में भी वही चीज़ें झलकती हैं, ठीक है। इस तरीके से इसी तरीके से जो महाराणा कुंभा थे उनको क्या है स्थापत्य कला में है, संगीत कला में है, साहित्य कला में है, तो इन सब में रुचि होने के कारण इनके शासनकाल में इन सभी चीज़ों का विकास भी हुआ, ठीक है, इन सभी चीज़ों का विकास भी हुआ। तो चित्रकला का विकास महाराणा कुंभा के समय से ही आरंभ हो जाता है। चित्रकला का जो विकास है महाराणा कुंभा के समय से ही आरंभ हो जाता है। इस वजह से इनको क्या है राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। किसको का जनक कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को चित्रकला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जनक मतलब इन्होंने चित्रकला स्टार्ट की थी मेवाड़ शैली में, ठीक है, यानी कि मेवाड़ शैली की अगर हम बात करें, समझ में बात आई क्या मैं बता रही हूँ? महाराणा जो कुंभा थे उनको क्या है बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में क्या है रुचि थी, जिसकी वजह से इनके शासन पीरियड में, इनके शासनकाल में इन सभी चीज़ों का विकास हुआ, ठीक है। इन सभी चीज़ों का विकास इनके शासन पीरियड में बहुत से ग्रंथों का चित्रण भी हुआ। अभी आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत से ग्रंथों का क्या कहते हैं चित्रण भी हुआ। इसके अलावा बहुत से ग्रंथ लिखे भी गए, ठीक है, क्योंकि भाई इनको इंटरेस्ट था और इन्होंने अपने दरबार में इस तरीके से यहाँ पर जो लेखक हैं या शिल्पी हैं इन सभी को हायर कर रखा था और सारा काम वगैरह होता था, ठीक है। इन्हीं के काल में क्या है चित्रकला का विकास हुआ। इसी वजह से इनको क्या है जनक के रूप में, यानी कि राजस्थानी चित्रकला का जनक के रूप में इनको कहा जाता है। राजस्थानी शैली की पहली आपकी उपशैली कौन सी? मेवाड़ शैली है। तो मेवाड़ शैली यहाँ पर बोलिए, या मेवाड़ शैली की आपकी स्टार्टिंग क्या है या राजस्थानी चित्रकला की स्टार्टिंग क्या है, दोनों ही आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा को याद रखना है। समझ में बात आई? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको और बताती हूँ जो महाराणा कुंभा थे इनके शासन में, महाराणा कुंभा की अभी यहाँ पर बात हो रही है। महाराणा कुंभा, देखिए सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। महाराणा कुंभा की अगर बात करें इनके काल में कौन से? मंडन नाम के क्या थे? शिल्पी थे। मंडन, ठीक है, मंडन नाम के क्या है? शिल्पी थे। इन्होंने क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या है काफ़ी ग्रंथ लिखे। अब कौन कौन से ग्रंथ लिखे मैंने अभी आपको बताया। इनको क्या है काफ़ी मतलब साहित्य में भी रुचि थी, तो जाहिर सी बात इनके काल में बहुत से ग्रंथ भी लिखे गए। कौन कौन से ग्रंथ हो जाएंगे? एक तो आपका हो जाएगा देवता मूर्ति, ठीक है, देवता मूर्ति प्रकरण। देखिए जो चीज़ें आपको ट्रिक वाइज याद कराने की ज़रूरत होगी मैं आपको अभी के अभी यहाँ पर ट्रिक वाइज याद करा दूंगी। देवता मूर्ति, देवता जो मूर्ति है वो किससे संबंधित है? वो आपकी मूर्ति कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित है। नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, नोट डाउन आपको ज़रूर करना है। फिर आपको याद रखना है, ठीक है, फिर आपको याद रखना कौन सी? राजवल्लभ मंडन, ठीक है, राजवल्लभ मंडन, ठीक है, मंडन। ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी संबंधित है संगीत कला से, ठीक है, नोट डाउन करिए सब कुछ, संगीत कला से, ठीक है। राजवल्लभ मंडन जो है वो आपकी किससे संबंधित है? संगीत कला से संबंधित है। इसके अलावा प्रसाद मंडन, कौन से हो जाएगा? प्रसाद मंडन, ठीक है, प्रसाद मंडन, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये आपकी स्थापत्य कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थापत्य कला से संबंधित है। फिर इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? रूप मंडन, ठीक है। तो चारों ही ग्रंथ आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। रूप मंडन जो आपकी किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। मेरे घर में आजकल काम चल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा शोर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो शोर आपको थोड़ा थोड़ा बीच में सुनाई पड़ेगा, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्लास यहाँ पर रोक दी जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अब ये इन चारों को, यानी इन चारों ग्रंथ को, कौन से ग्रंथ किससे संबंधित है, इनको याद कैसे किया जाए? मेन क्या कारण क्या होता है? याद नहीं होता ना, तो इनको याद कैसे किया? देखिए देवता मंडन, देखिए समझिए, आपको सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, चुटकियों में याद हो जाएंगी, बस आपको समझना पड़ेगा। अब देवता मूर्ति प्रकरण, अब देवता की मूर्ति है तो वो कौन से संबंधित होगी? किससे संबंधित होगी? वो मूर्ति कला से संबंधित होगी। आपको अच्छे से पता है कि देवता की मूर्ति है तो वो किससे संबंधित होगी? तो मूर्ति कला से संबंधित होगी, ठीक है। फिर इसके बाद राजवल्लभ मंडन। अब राज वगैरह, राज सिंहासन, जो राजकाल होता है, राजपाट होता है या राज वैभव होता है, ठीक है, जो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं जो राजा महाराजा होते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या है संगीतकारों को क्या है, इन सभी को क्या करते हैं? हायर करते हैं, ठीक है। तो राजवल्लभ यानी कि राज क्या कहते हैं
राज व्यवस्था में या राजकाल में या राजमहल में, इसको राजमहल कर लीजिए, ठीक है। तो राजमहल में क्या करते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, संगीत वगैरह को, यानी कि यहाँ पर सिंगर वगैरह को क्या करते हैं, हायर करते हैं। और जब उनका मूड होता है, मस्ती का मूड होता है, जब बहुत ज़्यादा वो मतलब रासलीला में कह सकते हैं, जब मतलब रासलीला नहीं, बहुत ज़्यादा जब वो अपने को प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरटेन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जब दुखी होते हैं, तो इस तरीके से कहते हैं शुरू हो जाओ भाई संगीत, शुरू हो जाओ, ठीक है। तो राजमहल में क्या है, संगीतकारों का भी क्या करते हैं, हायर करते हैं। अब वो क्या है, अपने संगीत को सुना करके क्या है, राजा महाराजाओं को क्या करते हैं, खुश करते हैं। तो राजवल्लभ मंडल किससे संबंधित हो जाएगा, तो संगीत कला से संबंधित हो जाएगा। फिर आया आपका प्रसाद मंडल। अब प्रसाद का मतलब ही होता है महल, और जो महल होता है वो किस में आता है, वो स्थापत्य कला में ही आता है, ठीक है। महल है, जो स्थापत्य कला क्या होती है, जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपके इमारत वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें किस में आती है, स्थापत्य कला में आती हैं, ठीक है। तो प्रसाद किस में आ जाएगा, वो स्थापत्य कला में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। रूप मंडल, अब रूप का चित्रण आप किस में करते हैं, चित्रकला में करते हैं। रूपों का चित्रण ही तो आप चित्रकला में करते हैं, तो रूप मंडल किस में आ जाएगा, चित्रकला में आ जाएगा। बस इन वर्ड्स को आप गौर से देखिए और समझिए आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सारी ही चीज़ें आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी, आपको अलग से जो लाइन वाइज जो ट्रिक होती है उनको लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर बात हुई। चलिए, अगर चीज़ें समझ में आई है तो आप इसका क्या करते हैं, नोट डाउन करिए और कमेंट में लिखिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको पहले हटाते हैं। अब देखिए अगला, देखिए मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, महाराणा कुंभा के टाइम को भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही मेवाड़ इतिहास की बात हो रही, ना कि मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ इतिहास का अगर स्वर्णकाल पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा का ही काल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके टाइम में क्या है, हर चीज में विकास हुआ था, ठीक है। सिर्फ चित्रकला में विकास नहीं हुआ, इसके काल में हर चीज का विकास हुआ, जिसकी वजह से मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल किसके टाइम को कहा जाता है, गोल्डन पीरियड किसके टाइम को कहा जाता है, गोल्डन पीरियड किसके टाइम को कहा जाता है, तो किसके टाइम को कहा जाता है, महाराणा कुंभा के काल को ही कहा जाता है, ठीक है। महाराणा कुंभा आपको मेवाड़ शैली में बहुत अच्छे से समझ के करना है, महाराणा कुंभा से काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब महाराणा कुंभा को साहित्य में तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट था ही, ठीक है। और ये खुद क्या है, इसने खुद भी ग्रंथ लिखे, ठीक है। एक ग्रंथ नहीं लिखे, कई ग्रंथ लिखे होंगे, तो इसने क्या खुद भी ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ, यहाँ पर पूछा जो ग्रंथ जाता है वो आपको याद रखना है। कौन सा ग्रंथ, संगीत राज नाम से महाराणा कुंभा ने एक खुद ग्रंथ लिखा, ठीक है। जिसमें क्या है, यानी कि ये जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, नाट्यशालाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, नाट्यशालाओं से संबंधित है, ठीक है। समझ में बात आई, नाट्यशालाओं से संबंधित है। कहने का मतलब महाराणा कुंभा स्वयं क्या है, उसने खुद से ही एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, संगीत राज था, जिसमें क्या है, किस चीज का उल्लेख मिलता है आपको, नाट्यशालाओं का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संगीत राज, ठीक है, यानी कि संगीत राज, अब भैया राजा थे वो, ठीक है, राजा थे, तो उन्होंने संगीत के आगे क्या लगा दिया, राज लगा दिया, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, संगीत के आगे राज लगा दिया, किसने, राजा, कौन से राजा, महाराणा कुंभा ने, ठीक है। अब महाराणा कुंभा मेवाड़ शैली की क्या है, एक राजा, यानी कि सब राजाओं के राजा मान लीजिए, ठीक है। मेवाड़ शैली में महाराणा कुंभा को सब राजाओं के राजा मान लीजिए। क्यों, क्योंकि इनके टाइम में सभी चीज का विकास हुआ, और इनके ही पीरियड को क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं, मेवाड़ इतिहास का गोल्डन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई अपने आप को राजा समझते होंगे, यानी कि राजाओं के राजा समझते ही होंगे, ठीक है। इस वजह से इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, संगीत राज था, जिसमें किसका जिक्र मिलता है आपको, नाट्यशालाओं का जिक्र मिलता है, ठीक है। क्योंकि अभी आप बहुत से यहाँ पर राजा पढ़ेंगे, महाराणा कुंभा जैसे हो गए, रायमल हो गए, राणा सांगा हो गए, ठीक। काफ़ी जब आप राजा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसी वजह से आपको याद रखना है महाराणा कुंभा अपने आप को राजाओं के राजा समझते थे, ऐसा आपको मानना, मैं ये नहीं कह रही, वो समझते थे, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने संगीत राज एक ग्रंथ लिखा जिसमें क्या है, नाट्यशालाओं का क्या है आपको उल्लेख मिलता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हम कि आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में ही चलते हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक मिनट रुकिए,
ये हो गया ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। महाराणा कुंभा ने क्या है, आप देखिए स्थापत्य कला में भी इनकी रुचि थी, तो इन्होंने क्या है एक विजय स्तंभ बनवाया। कहाँ पर विजय स्तंभ बना? चित्तौड़ में। कहाँ बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में इन्होंने क्या बनाया? एक विजय स्तंभ बनवाया। पूछा जाएगा आपसे चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो महाराणा कुंभा ने बनवाया। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो महाराणा कुंभा ने बनवाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमर सिंह एक ऐसा, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अमर सिंह की। अभी हम लोग महाराणा कुंभा की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे अमर सिंह। ठीक है, जो राजा में जितने पॉइंट आपको याद करने बस उतने ही चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। जो अमर सिंह थे एक ऐसा शासक था जिसने क्या सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो राजस्थानी शैली है और आपकी जो मुगल शैली है वो आपकी लगभग साथ साथ में चली। ठीक है, आपको अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। तो सर्वप्रथम मुगल अधीनता किसने स्वीकार की? अमर ने स्वीकार की। किसने? अमर ने स्वीकार की। ठीक है, तो अब कैसे याद रखेंगे? जाहिर सी बात है इन्होंने क्या किया, अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार करने को अपना जो अमर होने का जो सपना था वो क्या है खत्म कर दिया। ठीक है, जब मुगलों का यहाँ पर दखल होता है तो चीजें क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती हैं। तो अमर सिंह ने मुगल अधीनता जो है स्वीकार करने की वजह से इन्होंने अपना जो है अमरत्व जो क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अमर सिंह ने क्या है मुगल अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी। ठीक है, तो मेवाड़ शैली के राजा अमर सिंह ने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अब होता क्या, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए मेवाड़ी चित्रों पर मुगल प्रभाव कब दिखाई पड़ता है? तो महाराणा संग्राम सिंह के समय में दिखाई करता है। ठीक है, संग्राम, अब देखिए बहुत ज्यादा मुगल प्रभाव जब हो जाता है तो उसमें क्या आएगा, मुगल प्रभाव जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या आएगा, संग्राम आ जाएगा। संग्राम का मतलब क्या होता है? लड़ाई। ठीक है, संग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से मान लीजिए लड़ाई। ठीक है, तो जब क्या है बहुत ज्यादा मुगलिया प्रभाव दिखने लगता है तो उसमें क्या आ जाता है, संग्राम। संग्राम से आपको याद रखना संग्राम सिंह याद रखना है। समझ में बात आई? देखिए ऐसे याद करें क्योंकि मुझे पता है अमर सिंह है, संग्राम सिंह है, महाराणा कुंभा है, ठीक है, और आपके उदय सिंह है। इतने जब आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आप लास्ट में कंफ्यूज पक्का होंगे, और अगर मेरे तरीके से आपने समझ लिया तो आप सच में कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं कैसा लगता है, आप कमेंट में बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो संग्राम कब आएगा, जब मुगलिया प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगेगा तो संग्राम तो आना ही आना है। ठीक है, जब एक शैली का दूसरी शैली में दखल होगा, जब दूसरे क्या है, अब जैसे आप ही का कोई मैटर हो, ठीक है, आप ही का कोई घर हो और पड़ोसी उसमें दखल देंगे तो क्या होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में लड़ाई चल रही है और पड़ोसी ने उसमें घी डाल दिया, तो जब घी डालने का काम होगा तो और क्या होगा, और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा और संग्राम बढ़ जाएगा। तो संग्राम सिंह से आप याद रखेंगे, संग्राम सिंह के टाइम में मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, उस समय में मेवाड़ी चित्रों पर मुगल प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर महाराणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा। आप देखिए सांगा भी आ गए। ठीक है, कौन आ गए, सांगा भी आ गए। ठीक है, तो मैंने अभी कहा कितने राजा हैं, कैसे याद किया जाएगा, तो उनको कुछ ना कुछ तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो राणा सांगा के पुत्र कौन थे, भोजराज। कौन थे, भोजराज। अब मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी शैली में कृष्ण संबंधित चित्र भी आपको मिल जाते हैं। अब क्यों मिलते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जो महाराणा कुंभा थे, ठीक है, उनके पश्चात राणा सांगा गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, राणा जो सांगा के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था, भोजराज था। क्या नाम था, भोजराज। इनका विवाह किससे हो जाता है, मीराबाई से होता है। किससे होता है, मीराबाई से होता है। अब आपको अच्छे से पता है जो मीराबाई थी वो क्या है, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, कृष्ण जी की क्या है, ये बहुत बड़ी भक्त थी, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी। ठीक है, क्योंकि कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, वैष्णव संप्रदाय। कौन सा यहाँ पर संप्रदाय भी मैं लिख देती हूँ, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, अब इनकी जो यहाँ पर रचनाएं करती थी तो उन्हीं का प्रभाव क्या है इस शैली पे पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर कृष्ण संबंधी, राधा संबंधी आपको चित्र यहाँ पर राजस्थानी शैली में आपको मिल जाते हैं। राजस्थानी शैली बोलिए या पहाड़ी शैली बोलिए, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग तो आपकी मेवाड़ शैली से हुई है राजस्थानी शैली की ना। तो मीराबाई आपकी किसकी भक्त थी, आपको अच्छे से पता है, कृष्ण जी की यहाँ पर भक्त थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा ये किस काल की हो जाएंगी तो ये भक्ति काल की हो जाएंगी। कौन, मीराबाई। सॉरी
हाँ, मीराबाई आपकी किससे हो जाएंगी, भक्ति काल से ही हो जाएंगी। ठीक ठीक, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, ये सब आपके किससे मतलब किस काल से आते हैं, तो भक्ति काल के आते हैं। जब हिंदी साहित्य को आप पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर ये आपकी मीराबाई किस काल की हो जाएंगी, तो भक्ति काल की हो जाएंगी। ठीक है, तो मीराबाई हैं, सूरदास हैं, ये सब आपके किससे आते हैं, और क्या कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, तो ये सब। चलिए यहाँ पर वहाँ पर साहित्य में नहीं चलते, आप यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री में चलते हैं, कौन सी, आर्ट की हिस्ट्री में चलते हैं। तो क्या होता है, जो राजा भोज की जो पत्नी कौन थी, मीराबाई थी, उनके प्रभाव से मेवाड़ में एक नई कृष्णश्रयी शाखा का जन्म होता है। कौन सी शाखा, कृष्णश्रयी शाखा का जन्म होता है, जिसमें क्या राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति है और कला पे इस पे क्या है प्रभाव पड़ता है, और यही प्रभाव इनका क्या है चित्रकला में भी आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कृष्ण संबंधी काफ़ी चित्र आपको मेवाड़ शैली में मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम चलते हैं। हाँ, मेवाड़ शैली यहाँ पर याद रखिएगा, मेवाड़ शैली का जो मुख्य केंद्र था कौन सा था, उदयपुर। ठीक है, मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था, उदयपुर। और उदयपुर आपकी उपशैली भी है किसकी, मेवाड़ शैली की। उदयपुर आपकी उपशैली है किसकी, मेवाड़ शैली की एक उपशैली भी है। क्यों, क्योंकि मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र ही कौन सा था, उदयपुर था। ठीक है, तो उदयपुर में काफ़ी चित्र होने की वजह से क्या उदयपुर शैली यहाँ पर बन गई। ठीक है, ये ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में बात आई। पूछा जाए उदयपुर जो है वो किसका मुख्य केंद्र रहा है, तो मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। कौन सा, उदयपुर। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जो राजस्थानी शैली एक ऐसी शैली है जिसपे विदेशी शैली का प्रभाव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका वहाँ पर राजस्थानी शैली भी दिया और मेवाड़ शैली भी दिया, तब आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी आपकी विशुद्ध भारतीय शैली है, तब वहाँ पर क्या लगाएंगे, आप मेवाड़ शैली लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं हर चीज़ क्या करते हैं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका वहाँ पर राजस्थानी शैली दिया ही नहीं है और वहाँ पर मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढार शैली, इस तरीके से चीज़ें दी, तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं, पांचवा ऑप्शन वहाँ पर लगा के आएंगे, इनमें से नहीं होगा, ये होगा राजस्थानी शैली। ठीक है, क्योंकि मैंने आप पढ़ा है बुक में। ठीक है, तो आपको ऐसा तो वहाँ करना नहीं होता है ना, तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पर, तब लगाएंगे आप मेवाड़ शैली लगाएंगे। समझ में बात आई। ठीक है, क्लियर हुआ। तो विशुद्ध भारतीय शैली कौन सी हो जाएगी आपकी, मेवाड़ शैली हो जाएगी। मेवाड़ शैली ऑप्शन में नहीं तो आप राजस्थानी शैली लगाएंगे, राजस्थानी शैली ऑप्शन में नहीं तो मेवाड़ शैली लगाएंगे। अगर दोनों शैली आपके ऑप्शन में है तब आप किसको लगाएंगे, मेवाड़ शैली लगाएंगे। समझ में बात आई, क्लियर हुआ। चलिए इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो ही गई होंगी। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप भी अब वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप बहुत बड़ी क्या कहते हैं मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं तो भाई नाइंसाफ़ी मेरे साथ आपकी हो रही है, फिर इसका मतलब आप मुझे अपना नहीं समझते, अपनी फैमिली का नहीं समझते। मैं तो आपको अपने क्या है भाई बहन की तरह समझती हूँ। सही बात है, मैं आपको सही बात है कि मैं अपने भाई बहन की तरह ही आप लोग को समझती हूँ। इसी वजह से मैं आपसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई। मुझे ऐसा लगता है जब मैं क्लास लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने हैं। ठीक है, ऐसा फील हो के ही मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर चरमोत्कर्ष काल। अब देखिए ये जो आपकी मेवाड़ शैली है इसका चरमोत्कर्ष काल जो है कब रहता है, कब ये क्या है इसका गोल्डन पीरियड रहता है, कब ये बहुत ज़्यादा अपने उत्थान पे होती है, कब बहुत ज़्यादा ये फली फूली, कब बहुत ज़्यादा ये खुशबू देने लगी। ठीक है, तो खुशबू कब देती है ये 17वीं और 18वीं शताब्दी। अब 17वीं क्या है, स्टार्टिंग 17वीं नहीं, 17वीं के क्या है बीच से। ठीक है, 17वीं के बीच से, ठीक है, 17वीं शताब्दी के बीच से और 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के बीच से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना 17वीं और 18वीं। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के बीच से और इधर। ठीक है, यानी कि 17वीं शताब्दी लास्ट आप मान लीजिए। ठीक है, और 18वीं शताब्दी आप स्टार्टिंग मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा गोल्डन पीरियड, यानी कि चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा किसका, आपका मेवाड़ शैली का। किसका, आपका मेवाड़ शैली का। यानी कि मेवा कब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाता है, मेवाड़ शैली में मेवा कब आता है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में मेवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रफुल्लित होने लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशबू देने लगता है, ऐसे याद कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए, अब जब बस जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया। अब जब कोई भी फूल होगा वो खिलेगा तो बाद में क्या है मुरझाएगा भी तो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर खिलती है तो क्या है उसमें जाहिर सी बात है, आप देखते हैं कोई इंसान है, पहले क्या होता है बच्चा होता है, फिर यंग एज में आता है, पहले होता है चाइल्ड होता है,
फिर क्या होता है यंग एज में आता है, ठीक है, फिर क्या होता है वो ओल्ड एज में आ जाता है, ठीक है, ओल्ड एज। तो इसी तरीके से 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या है, फूला फला खूब मल खुशबू दी, ठीक है। फिर 18वीं शताब्दी के एंड में, 18वीं शताब्दी के एंड में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या है, इसका पतन होना शुरू हो जाता है। किसका पतन होना शुरू हो जाता है, मेवा का। किसका, मेवा, यानी कि मेवाड़ शैली का पतन होना शुरू हो जाता है। क्लियर बात हुई। तो 17वीं 18वीं 19वीं, इतनी तीन आप याद रखिएगा, 17वीं 18वीं और 19वीं, तीन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका क्या होगा, मतलब चरमोत्कर्ष पीरियड होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस ऐसे याद रखिए, समझ के याद रखिए, कुछ भी आपको कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होकर पढ़ेंगे तभी कंफ्यूजन होगा, वरना कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, राजस्थानी शैली आपको कब से कब तक स्टार्ट होती है, तो 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक स्टार्ट होती है, ठीक है। 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक स्टार्ट होती है, सॉरी 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक रहती है। अब 16 में ही स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है 16 में ही तो क्या है आपकी यहाँ पर गोल्डन पीरियड उसका आ नहीं जाएगा। 16 में ही कोई चीज़ स्टार्ट हुई तो क्या 16 में ही उसका गोल्डन पीरियड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। उसके 100 साल बाद उसको क्या है, चरमोत्कर्ष पीरियड रहता है, ठीक है। तो ऐसे रुकिए, इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर पीरियड ये बता देती हूँ जिससे कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे देखिए समझ के ही पढ़ेंगे हम, सब चीज़ें समझ के। देखिए अगर हम पीरियड की बात करें राजस्थानी शैली के, तो 16वीं शताब्दी से लेकर के कितना रहता है, 19वीं शताब्दी तक रहता है। अब 16वीं शताब्दी में चरमोत्कर्ष पीरियड तो हो नहीं जाएगा, तो क्या रहेगा, 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक इसका चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा, ठीक है। फिर ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर और करती हूँ, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक इसका क्या रहेगा, चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा। फिर 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक क्या है, इसका पतन रहेगा। ऐसे अगर आपने याद कर लिया तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा, ठीक है, मुझे लगता है ऐसे आपको याद रहेगा। और ऐसे ही आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो वो आपकी क्या बन जाती है, हॉट सीट बन जाती है, ठीक है, वो आपकी क्या बन जाती है, हॉट सीट। और जब हॉट सीट पे बैठते हैं तो सब कुछ जो है क्या हो जाता है, दिमाग से निकलने लगता है। तो हॉट सीट पे बैठने से पहले आपको सारे दिमाग में अपने सेट कर लेना है कि कैसे आपको वहाँ पर समझ के करना है। तो 16वीं से 19वीं, 16वीं में तो होगा नहीं चरमोत्कर्ष, 17वीं से 18वीं रहता है। फिर 18वीं जब चरमोत्कर्ष पीरियड होगा तो उसका पतन होना भी क्या है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो 18 से 19 की इसका पतन पीरियड रहेगा। बस आपको अगर ये चीज़ दिमाग में है तो आप वहाँ पर कर लेंगे, और अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं है तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ ज़रूर होंगे। मुझे ऐसा लगता है आप ज़रूर कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। अब आपने अगर ये क्लास देखी होगी तो कंफ्यूज होने का कोई भी चांस नहीं बनता है। क्लियर। चलिए आगे हम चलते हैं। महाराणा कुंभा के काल में भीखम द्वारा चित्रित रसिक काष्ठक के 6 चित्र उपलब्ध हैं। अब देखिए समझिए, यहाँ पर महाराणा कुंभा फिर से यहाँ पर आ गए। महाराणा कुंभा तो हर हाल में आपको, महाराणा कुंभा से काफ़ी पॉइंट आपको बहुत से यहाँ पर मेवाड़ शैली में मिलेंगे ही। अब महाराणा कुंभा में कौन थे, एक यहाँ पर कौन थे, भीखम। भीखम कौन हो जाएंगे यहाँ पर, भीखम, याद रखिएगा भीखम। भीखम क्या है, उन्होंने क्या है, रसिक काष्ठक के 6 चित्र उपलब्ध मिलते हैं। भीखम के आपके कौन से, रसिक काष्ठक में अलग से इसलिए लिख देती हूँ जिसमें कि आपको यहाँ पर समझ में आए। यहाँ पर भी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी अगर चीज़ें लिख के समझाई जाए मुझे लगता है ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भीखम काष्ठक, ठीक है, भीखम काष्ठक के कौन से, रसिक काष्ठक, यानी कि उन्होंने चित्रित की। इसके 6 चित्र आपको मिलते हैं। कितने चित्र, 6 चित्र मिलते हैं, ठीक है, 6 चित्र मिलते हैं। और ये जो 6 चित्र हैं, 6 चित्र जो हैं वो आपके क्या हैं, मेवाड़ शैली के प्रारंभिक नमूने के तौर पे आप मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि एविडेंस के तौर पे आप रसिक काष्ठक के 6 चित्र मान सकते हैं। रसिक काष्ठक किससे बिलोंग करती है, वो किससे बिलोंग करती है, भीखम से। और भीखम किसके अंतर्गत आएंगे, वो आपके मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएंगे। क्लियर बात, इतनी चीज़ क्लियर हुई, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। मैंने आपको बताया मेवाड़ में क्या है, काफ़ी ग्रंथों को लिखा गया और काफ़ी ग्रंथों का चित्रण हुआ। अब हम बात करेंगे मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथ की बात करेंगे। यहाँ पर पहला ग्रंथ कौन सा आता है, लास्ट ग्रंथ कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। समझ में बात आई, यहाँ पर मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शायद नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसके मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ शैली का
प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हो जाए, प्राचीनतम मतलब चित्रित ग्रंथ, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ की यहाँ पर बात हो रही, चित्रित ग्रंथ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, चित्रित ग्रंथ की यहाँ पर बात हो रही है। मेवाड़ शैली का चित्रित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाए, श्रावक प्रतिक्रमण सुत्त चूर्णी। श्रावक, यहाँ पर मैं लिखती हूँ चीज़ों को, समझ में आपको आएगा, कहाँ पर, यहीं पर लिख देती हूँ, चलिए, श्रावक, ठीक है, श्रावक प्रति, अब देखिए नाम कितना डिफिकल्ट है, श्रावक प्रतिक्रमण क्रमण सुत्त चूर्णी, अब यहाँ पर एक जगह पे आ भी नहीं रहा, सुत्त चूर्णी, ये आपका क्या हो जाएगा, मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, प्राचीनतम ग्रंथ पूछा जाए तो आपको ये वाला ग्रंथ बताना है, कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सुत्त चूर्णी हो जाएगा। अब आपको और चीज़ इससे क्या याद रखनी है, देखिए और चीज़ यहाँ पर क्या याद रखनी है, ठीक है, क्या याद रखना है, ये किसके काल में क्या है, चित्रित हुआ, तो किसके काल में चित्रित हुआ, तो आपको याद रखना है किसके काल में चित्रित हुआ, तो रावल, क्या कहते हैं, रावल नाम लिख लीजिए, रावल तेज सिंह लिख लीजिए, या गुहिल तेज सिंह, ठीक है, गुहिल, ठीक है, जो आपके कला में जो आपके मतलब वर्ड लिखा आएगा एग्जाम में वो आपको याद रखना है, गुहिल तेज सिंह, गुहिल तेज, ठीक है, गुहिल तेज सिंह, समझ में बात है, पहले इतनी चीज़ मुझे बताइए, समझ में आया। श्रावक प्रतिक्रमण सुत्त चूर्णी किसके काल में लिखी गई, तो गुहिल तेज सिंह के काल में लिखी गई, ठीक है। कब लिखी गई ये भी आपको याद रखना, कब लिखी गई, तो 1260 ईस्वी में लिखी गई, कब लिखी गई, 1260 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। इसके चित्रकार कौन थे, यानी किसने चित्रित की, तो किसने चित्रित की ये भी आपको याद रखना, कमल चंद्र द्वारा, कमल, ठीक है, कमल चंद्र द्वारा चित्रित हुई, कमल चंद्र द्वारा चित्रित हुई, कौन सा ग्रंथ, श्रावक प्रतिक्रमण सुत्त चूर्णी। समझ में बात है, इतनी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड समझ में आई होंगी मेरे हिसाब से, अगर आई हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, इतनी चीज़ें समझ में आई तो मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सुत्त चूर्णी, ये पूरा यहाँ पर इतना पूरा नाम एक है, ठीक है। किसके समय में चित्रित हुई, तो गुहिल तेज सिंह के समय में चित्रित हुई, कब चित्रित हुई, तो 1260 में चित्रित हुई, ठीक है। किसने चित्रित की, तो कमल चंद्र ने चित्रित की। इतनी चीज़ हो गई, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए क्योंकि ये चीज़ें मैंने यहाँ पर पीडीएफ में नहीं लिखी हैं, ये चीज़ आप लिखिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखना है, इसको पहले हटाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ग्रंथ आपको कौन सा याद रखना है, ये आपको याद रखना 1418 का कल्पसूत्र, ठीक है। दूसरा ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, 1418 ईस्वी में जो चित्रित हुआ था, चित्रित की मैं बात करूँ, लिखने की बात नहीं करूँ, कल्पसूत्र, ठीक है। तो कल्पसूत्र ये भी आपका 1418 वाला जो है वो भी आपका किस शैली से बिलोंग हो जाएगा, मेवाड़ शैली से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मेवाड़ में 1418 ईस्वी में कल्पसूत्र सोमेश्वर ग्राम में चित्रित हुआ, कौन से ग्राम में चित्रित हुआ, तो ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रुकिए, ठीक है। तो इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर 1418 वाला कौन सा कल्पसूत्र माना जाता है, मेवाड़ शैली का कल्पसूत्र माना जाता है, मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ माना जाता है। अब ये जो है ग्रंथ है, ठीक है, सोमेश्वर ग्राम में चित्रित हुआ, कौन से ग्राम में, सोमेश्वर, सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर ग्राम में क्या है, चित्रित हुआ। ये क्या है, मेवाड़ का द्वितीय नमूना माना जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया द्वितीय नमूना ये माना जाता है। इसके अलावा अब ये हो गया, इसके अलावा आपको कौन सा याद रखना, बहुत बढ़िया ये चीज़ आपको याद रखनी, एक सुपासना चर्यम, ये आपको याद रखना। तो 14, देखिए इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको देखनी, 1423 में एक ग्रंथ चित्रित हुआ, कौन सा, सुपासना चर्यम, सुपासना, सुपासना चर्यम, ठीक है, चर्यम, ठीक है, सुपासना चर्यम। अब इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी, सुपासना चर्यम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। किसके काल में चित्रित हुआ, ये सबसे पहले याद रख, किसके काल में चित्रित हुआ, महाराणा मोकल के काल में, महाराणा, महाराणा, ठीक है, मोकल, 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 ठीक है, सुपासना ने कहा मोकल, ठीक है, सुपासना किसके काल में चित्रित हुई, तो मोकल के काल में चित्रित हुई। कहाँ चित्रित हुई, ठीक है, कहाँ चित्रित हुई, तो ये भी चित्रित कहाँ हुई, दिलवाड़ा में, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा में, दिलवाड़ा कहाँ पड़ेगा, उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में। ये भी आपका, ये भी वाला वो भी कहाँ पे चित्रित हुआ, तो ये भी आपका आहड़ में, और आहड़ आपका कहाँ पड़ेगा, आहड़, आहड़
ठीक है। आहड़ आपका कहाँ पड़ेगा, ये भी आपका उदयपुर में पड़ेगा, ये शायद मैंने नहीं बताया, ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है। तो श्रावक प्रतिशुत चूर्णी ये भी आपका आहड़ में चित्रित हुआ, ठीक है। आहड़ आपका कहाँ पड़ेगा, उदयपुर में पड़ेगा। उसी तरीके से सुपासना चर्रम दिलवाड़ा में चित्रित हुआ, ये कहाँ पड़ेगा, आपका उदयपुर में पड़ेगा, ठीक है। अब किसके द्वारा चित्रित हुआ, किसके द्वारा चित्रित हुआ, तो हीरानंद द्वारा चित्रित हुआ। किसके द्वारा, हीरानंद के द्वारा चित्रित हुआ। समझ में बात है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर सुपासना चर्रम के बारे में आपको समझ में आ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जैसा मन हो वैसा करिए, लेकिन आपको इसको याद करना है, अच्छे से याद करना है, ठीक। समझ में बात है। तो सुपासना चर्रम आपका मेवाड़ शैली का हो जाएगा। मेवाड़ शैली ऑप्शन में ना दिया हो, उदयपुर शैली दिया तो उदयपुर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उदयपुर दिया है ना, यहाँ पर भी ये भी उदयपुर दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ के लिखना, कहने का मतलब ऑप्शन देखिएगा, उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, मैं याद करने का तरीका बता देती हूँ। सुपासना चर्यम, सुपासना, अब सुपासना क्या होता है, किसी लड़की का नाम होता ही है, और लड़कियों का जो दिल होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। दिलवाड़ा, दिल कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और दिल बड़ा होता है, ठीक है। तो लड़कियों का दिल कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है। उनके दिल में क्या होती है, बहुत ज़्यादा दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, या कह सकते हैं बहुत जल्दी उनका किसी को देख करके उनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है ना, भावुक रहती है ना हर चीज़ में। देखिए रोने कितनी जल्दी लगती है, बहुत जल्दी किसी को देख के रोने भी लगती है, ठीक है। तो दिल जिसका बड़ा होगा वो कैसा, उसका दिल कैसा होगा, हीरे जैसा होगा, ठीक है। दिल जिसका बड़ा है उसका जो हृदय है वो कैसे होगा, हीरे के समान होगा, हीरा, हीरा के समान होगा, ठीक है। तो दिल जिसका बड़ा होगा उसका दिल कैसा होगा, हीरे के समान होगा। तो हीरा से क्या रखेंगे, हीरानंद याद रखेंगे, ठीक है। समझिए। अब वह जिसके पास हीरा होगा वो कहेगा मोकल, मोकल मुझे, मोकल यानी कि मोकल। अब इसको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, मोकल यानी कि हीरे को, चलिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक मेरे से बन नहीं रही है, ठीक है। जो चीज़ है वो है, इससे कोई ट्रिक बन नहीं रही, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। सुपासना जो लड़की थी उसका दिल क्या है, बहुत बड़ा था, और दिल जिसका बड़ा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल हीरे के समान होता है। और हीरा जिसके पास होता है वो कहता है, क्या कहता है, मुँह से याद रख लीजिए, हाँ क्या याद रखेंगे, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर कुछ बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर इस तरह छोड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक बनाने में बैठ गए और ट्रिक यहाँ पर क्या समझ में, देखिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बनाती हूँ ना, पहले से सोच के नहीं रखती हूँ कि ये ट्रिक मुझे बतानी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बनाई, इस वजह से यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो अपने समझते हैं, कौन सा शर्माना क्या है, कुछ भी कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके क्लियर हो गया। इसके अलावा गीत गोविंद का भी चित्रण क्या है, आपका मेवाड़ शैली में हुआ है, और इसके अलावा बहुत से ग्रंथ है जिनका चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ है। अब हम आपको काफ़ी ग्रंथ बताएंगे, कौन कौन से ग्रंथ आपके मेवाड़ शैली में चित्रित हुए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है। इतना होगा। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, एक पॉइंट यहाँ पर रह गया, एक पॉइंट और बता दूँ। अगर आपसे पूछा है मेवाड़ शैली का सुंदर चित्रण, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है, यानी कि मेवाड़, यहाँ पर मैं लिखती हूँ मेवाड़ शैली, ठीक है, मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर चित्रण, का सबसे सुंदर लिख लीजिए, भूल जाएंगे आप। मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर चित्रण किसका हुआ है, तो आपको दो ग्रंथ याद रखने, कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका चौर पंचाशिका, चौर पंचाशिका, ठीक है, चौर पंचाशिका। और चौर पंचाशिका लिखी किसने है, विल्हड़ ने लिखी है, विल्हड़ ने लिखी है, चित्रित मैंने बोल रही हूँ, ठीक है। चौर पंचाशिका एक हो जाएगा, और दूसरा आपका याद रखिएगा कौन सा, पालम भागवत, कौन सा, पालम भागवत, ठीक है, पालम भागवत। क्लियर। तो चौर पंचाशिका और पालम भागवत का सबसे सुंदर चित्रण हुआ है, ठीक है। पहले नंबर पर आप किसको वरीयता देंगे, चौर पंचाशिका को देंगे। चौर पंचाशिका मान लीजिए अगर ऑप्शन में नहीं है तो पालम भागवत को आप वरीयता देंगे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहां पर क्या करना है, यहाँ पर गोले को फिल करना है, ठीक है। समझ में आता है। तो चौर पंचाशिका और पालम भागवत का चित्रण बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में आपका चौर पंचाशिका होगा तो पंचाशिका लगा के आएंगे। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन में क्या है, पालम भागवत है, तो पालम भागवत को आप लगा के आएंगे। क्लियर बात। चलिए हो गया होगा क्लियर, इतना तो दिमाग आप रखते ही हैं, मुझे पता है। बहुत आप टैलेंटेड लोग यहाँ पर बैठे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं। अब देखिए फिर आपको याद रखना है, चावंड में 105, देखिए 105 बताइए, 1605। अब देखिए बहुत सी, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, रागमाला अगर पूछा जाए, रागमाला का चित्रण सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो मैंने आपको बताया था राजस्थानी शैली में, ठीक है। राजस्थानी पहाड़ी में दोनों में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आप राजस्थानी शैली। अगर आपसे पूछा जाए बारह मासा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पहाड़ी शैली, ठीक है, पहाड़ी
शैली बताएंगे। ठीक है, तो यही हम देखेंगे रागमाला अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम में चित्रित की, कौन सी रागमाला पूछी जाती है एग्जाम में, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ में बात है, इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर गड़बड़ ना करिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर चीज़ें हैं, इस वजह से यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। मैं लिखूंगी थोड़ा थोड़ा और आप वहाँ पर नोट डाउन भी करते चलिएगा। देखिए, चलिए, चावंड में 1605 में निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला महाराणा अमर सिंह के समय में चित्रित हुई। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1605 की जो आपकी रागमाला है, 1605 की रागमाला किसने लिखी, किसने चित्रित की? तो कौन हो जाएंगे? निसारदीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1605 की रागमाला किसने चित्रित की? निसारदीन ने चित्रित की। किसके काल में चित्रित की? तो महाराणा अमर सिंह। ठीक है, कौन याद रखेंगे? अमर सिंह को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, समझ में बात आई। कहाँ चित्रित की? तो चावंड में। कहाँ चित्रित की? तो चावंड। चावंड भी क्या है? आपकी मेवाड़ शैली की क्या है? एक उपशैली है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी मेवाड़ शैली क्या है, कितनी, यहाँ पर मैं फ्रंट पेज पे चलती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपकी मैंने बताया एक उदयपुर उपशैली हो जाएगी, इसके अलावा नाथद्वार उपशैली हो जाएगी, इसके अलावा आपकी देवगढ़ उपशैली हो जाएगी, इसके अलावा आपकी एक चावंड भी मेवाड़ शैली की एक उपशैली हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से बताइए। और कौन सी हो जाएगी? प्रतापगढ़। कौन सी हो जाएगी? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। पीछे आगे करके सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, कुछ छोड़ने वाले तो हम लोग हैं नहीं वैसे। ठीक है, तो चावंड भी आपकी उपशैली हो जाएगी, किसकी? मेवाड़ शैली की। प्रतापगढ़ भी आपकी उपशैली हो जाएगी, मेवाड़ शैली की। और शाहाबाद भी आपकी उपशैली हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? मेवाड़ शैली की। तो ये आपको उपशैली याद रखनी है। ठीक है, हो गई कौन कौन सी? एक तो चावंड, प्रतापगढ़, शाहाबाद, और एक आपको याद रखना चित्तौड़ भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चित्तौड़ भी किसकी उपशैली है? ये भी आपकी मेवाड़ शैली की ही उपशैली है। ठीक है, तो इनको सिर्फ आप इतना ही याद रखना है कि ये उपशैली, बस उपशैली, ये चावंड नाम से भी एक उपशैली है, प्रतापगढ़ नाम से भी एक उपशैली है, और शाहाबाद नाम से भी एक उपशैली है, और चित्तौड़ जो है वो भी क्या है? आपकी एक उपशैली है, जिसकी मेवाड़ शैली की। ठीक है, तो इससे आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी, मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दी। क्लियर? अब हम लोग अपनी स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पर हम लोग चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर तो आपको समझ में आया। तो चावंड में इसने क्या है? चित्रित की। किसने चित्रित की? निसारदीन ने। कब चित्रित की? 1605 में। कब चित्रित की? 1605 में। किसके शासनकाल में? तो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चित्रित की। क्लियर? अब इसके अलावा कौन सी और रागमाला है जो आपको पढ़नी है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा 1628 की रागमाला मैं लिखती चलती हूँ, आप यहाँ पर नोट डाउन करिए आराम से। यहाँ पर मैंने पीछे लिखा तो नहीं, चेक कर लूँ। ठीक है, 1600 हाँ, यहाँ पर पहले अभी अच्छा आगे है, देखिए समझिए यहाँ पर। हाँ, तो ये मैंने बता ही दिया। 1605 में निसारदीन द्वारा चित्रित हुई। कब चित्रित हुई? महाराणा अमर सिंह के समय में चित्रित हुई। कौन सी? रागमाला हो गई। ठीक है, अभी मैं आगे स्लाइड उसमें है तो वहीं पास मैं बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताऊंगी, फिर वहाँ पर से बताना पड़ेगा, ये पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ शैली का स्वर्ण पीरियड किसके टाइम को कहा जाता है? मेवाड़ शैली का गोल्डन पीरियड। ठीक है, मेवाड़ शैली का गोल्डन पीरियड किसके टाइम को कहा जाता है? तो आपको किसको याद रखना है? जगत सिंह के समय को। अब इसको जगत सिंह प्रथम के समय को कहा जाता है। तो मेवाड़ शैली का जो गोल्डन पीरियड है वो किसको कहा जाता है? तो जगत सिंह के समय को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, मेवाड़ शैली का गोल्डन पीरियड, मेवाड़ शैली का किसके टाइम में, मतलब जो बिल्कुल अपने चरम पे थी, तो आपको याद रखना है जगत सिंह प्रथम के समय में थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप क्या है यहाँ पर याद रखेंगे। सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव किसके टाइम में हुआ? तो ये आपका राणा संग्राम सिंह के समय में हुआ। तो ये पॉइंट आगे लिखा हुआ था, फिर से यहाँ पर नोट हो गया। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको ग्रंथ बताऊंगी। 1605 अभी ग्रंथ मैंने यहाँ पर रोक दिया, ऐसा नहीं है, आगे के पेज में यहाँ पर ग्रंथ और दिए हुए, वहीं पर मैं बता दूंगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया मेवाड़ शैली के प्राचीनतम ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, फिर इसके बाद कौन सा ग्रंथ, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ग्रंथ
यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक तो 1605 वाला आपका हो ही गया, 1605 वाला आपका रागमाला हो गया। रागमाला में लिख देती हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज है। रागमाला हो गया जो किसके द्वारा है, आपका निसारदीन के द्वारा। किसके द्वारा चित्रित है, निसारदीन के द्वारा चित्रित है। ठीक है, एक ये हो गया, यहाँ पर नंबर 1 डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1। अब दूसरा देखिए भैया, रागमाला की भरमार यहाँ पर आपको मिल जाती है। रागमाला याद करते करते थक जाएंगे कौन से सन में कौन सी रागमाला और किसने चित्रित की। ठीक है, तो 1605 की तो हो ही गई, 1605 को आप किनारे करिए। अब 1628 पे आते हैं। 1628 की रागमाला जो है, 1628 की रागमाला, ठीक है, रागमाला किसने चित्रित की, तो आपको याद रखना है शहाबुद्दीन या साहबुद्दीन ने चित्रित की। ठीक है, साहबुद्दीन, साहिबुद्दीन, शहाबुद्दीन भी कहीं कहीं पे लिखा आता है, तो साहबुद्दीन ने क्या है, चित्रित की। ठीक है, साहबुद्दीन ने चित्रित की 1628 वाली रागमाला। अब 1628 में एक रागमाला इन्होंने चित्रित की, फिर 2 साल के बाद एक और चीज चित्रित की। क्या चित्रित की, 1630। 1628 के बाद क्या आएगा, 1630। भाई याद भी करना है ना आपको, तो समझ के लिखिए। 1630 में इन्होंने क्या चित्रित की, गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद, यानी कि गोविंद के इन्होंने गीत कब गाए, 1630 में गाए। कब गाए, 1630 में गाए। किसने गाए, साहबुद्दीन ने। किसने गाए, साहबुद्दीन ने गाए। समझ में बात आई, क्लियर हुआ। चलिए, इतनी चीज हो गई आपको। ठीक है, हाँ, फिर आपकी फिर से 1628 में इन्होंने रागमाला गाई, 1630 में इन्होंने गीत गोविंद गाई मतलब चित्रित की। याद करने का तरीका बताए, 1628 में रागमाला गाई, फिर 1630 में गीत गोविंद गाई, और फिर 1630 में इनका गीत गोविंद यानी गोविंद के गीत को गाने में इनका जब मन नहीं भरा, तब क्या है, इन्होंने क्या किया, रसिक प्रिया नाम से, रसिक प्रिया जो है उसको चित्रित किया। तो 1630 में फिर से इन्होंने क्या है, रसिक प्रिया, जब इनको रस नहीं मिला तो इन्होंने रसिक प्रिया को चित्रित किया। ठीक है, किसने चित्रित किया, साहबुद्दीन ने ही चित्रित किया। साहबुद्दीन ने चित्रित किया। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर याद करिए। ठीक है, 1628 तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 1628 को इन्होंने क्या किया, रागमाला गाई। ठीक है, जब इनका राग, फिर इसके बाद 2 साल के बाद क्या है, इन्होंने गीत गोविंद को गाया। जब गीत गोविंद को गाने के बाद इनको रस की प्राप्ति नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, फिर से क्या है, रस की प्राप्ति के लिए रसिक प्रिया का चित्रण कर डाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गाया, रागमाला, 2 साल के बाद गीत गोविंद, और फिर गीत गोविंद का मन नहीं भरा तो इन्होंने रस पाने के लिए क्या किया, रसिक प्रिया का चित्रण किया। किसने किया, साहबुद्दीन ने किया। कब किया, 1630 में ही किया। ठीक है, समझ में बात आई, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इसके 41 चित्र प्राप्त है, जिसमें क्या है, रास लीला वाला चित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रसिक प्रिया के आपके 41 चित्र क्या है, यहाँ पर प्राप्त हैं। 41 चित्र यहाँ पर आपके प्राप्त हैं, जिसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण चित्र की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, रास लीला वाला जो चित्र है, रसिक प्रिया का रास लीला वाला चित्र, रसिक प्रिया का रास लीला वाला जो चित्र है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चित्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। रसिक प्रिया का रास लीला वाला जो चित्र है वो क्या है, आपको सबसे महत्वपूर्ण चित्र हो जाएगा। ठीक है, समझ में इतना तो आपको आ ही गया होगा। अब बात करते हैं आगे, हम चलते हैं। देखिए, शहाबुद्दीन ने काफ़ी ग्रंथों को चित्रित किया है। ठीक है, 1630 हो गया। अब बात करते हैं फिर उनका भी आगे चलते हैं 1648 में। 1600 किस में चलते हैं, 48 में, पर मैं लिखूं कहाँ भाई, जगह बची, यहाँ पे लिख देती हूँ। 1648 में चलते हैं। ठीक है, 1648 में इन्होंने क्या चित्रित किया, भागवत पुराण। अब भैया सब रास लीला सब कुछ इन्होंने कर ली। ठीक है, सब रास लीला कर ली। अब इन्होंने सोचा भैया अब हमको क्या है, भगवान में यानी कि ईश्वर में मन लगाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप क्या होते हैं, जब ओल्ड एज में आते हैं तो आपका दिल क्या होता है, दुनियादारी से क्या हो जाता है, बिल्कुल भर जाता है। फिर आपको याद आता है भैया अब हमको क्या है, मरना भी है। ठीक है, और मरने के लिए क्या है, आपको अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। ईश्वर का क्या है, ईश्वर को याद करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी रोज़। हालांकि नमाज तो आपको हमेशा ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि नमाज तो आपको 5 वक्त की नमाज तो आपको हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, उसी तरीके से जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने ईश्वर को क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। लेकिन क्या होता है,
कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, जब यंग एज में होते हैं तो क्या होता है, वो ईश्वर को क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको लगता ही नहीं कि उनको मरना है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब उनको याद आता है, अरे अब तो मरना भी है। फिर वहाँ पर जाके फिर क्या है ईश्वर के अपने अपने हिसाब से क्या है सबको सज़ा देंगे जो उन्होंने गलत काम की है। तो वो लास्ट में क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, भजन कीर्तन है, नमाज रोज़ा है, इन सब में क्या करते हैं, अपना टाइम क्या करते हैं, देते हैं। तो 1648 में, देखिए याद करने की वजह से मैं इतना सब कुछ लंबा चौड़ा भाषण दे रही हूँ, ठीक है। तो 1648 में वो क्या करते हैं, भागवत पुराण का चित्रण करते हैं। किसका, मतलब आप भूल जाए पहले कौन सा था बाद में कौन सा था, हो सकता है भूल जाए। तो भागवत, ठीक है, भागवत पुराण का क्या है, चित्रण करते हैं। कौन चित्रण करते हैं, साहबदीन की ही यहाँ पर बात हो रही है, सब साहबदीन की बात हो रही है, साहबदीन, ठीक है। तो 1648 में भागवत पुराण का चित्रण करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, साहबदीन करते हैं, ठीक है। समझ में बात आई यहाँ पर। अगर इसको बात करें, इसमें जो चित्र हैं वो आपके कहाँ पर संग्रहित है, साहबदीन द्वारा चित्रित, ठीक है। जो संग्रहालय है कौन सा, पूना संग्रहालय, ठीक है। तो इनके चित्र किसमें संग्रहित है, पूना संग्रहालय में संग्रहित है। ये भी आप याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ। पूना संग्रहालय में क्या है, संग्रहित है भागवत पुराण के चित्र जो साहबदीन के द्वारा चित्रित हुए हैं। क्लियर। अब 1648 आपका कंप्लीट हो गया। फिर भैया यहाँ पर आ गए 16, फिर से इनका दिल क्या है, मन भटकने लगा, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने किया और फिर इनसे मन भटकने लगा। 2 साल के बाद यानी कि 1650 में इन्होंने क्या किया, फिर से क्या है, रागमाला का चित्रण किया। फिर से क्या किया इन्होंने, राग, यानी कि जो स्टार्टिंग इन्होंने रागमाला से की थी और आपकी जो है एंड में भी आपकी क्या है जाती है, रागमाला यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। हालांकि और भी चित्रित किए होंगे ग्रंथ, ठीक है। तो 1650 में फिर से इन्होंने क्या है, रागमाला का चित्रण किया, ठीक है। और ये वाला जो ग्रंथ है, ये वाला ग्रंथ आपको याद इसलिए करना है क्योंकि ये कहाँ पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। समझ में बात आई, पूरी स्टोरी मैंने बताई, आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, नई दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली में क्या है, ये संग्रहित है, रखा हुआ है। वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये चित्रित पुस्तक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपकी साहबदीन से रिलेटेड मैंने आपको याद करा दी, ठीक है। अगर आपको चीज़ें याद हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कहती ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर इस तरीके से चीज़ें आपको याद होती हैं तो मैं आगे की क्लास में इसी तरीके से आपको याद कराने की कोशिश किया करूँगी, ठीक है, जिससे और लोगों का भी भला हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, इतना साहबदीन के बारे में इतनी चीज़ आपने पढ़ ली, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर रागमाला, ये देखिए सब साहबदीन के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया सारी चीज़। अब देखिए यहाँ पर 1630 की एक क्या है, रसिक प्रिया, 1630 की रसिक प्रिया हो गया ना, 1630 वाला, हाँ हो गया, ये तो हो गया आपका 1628 और 1630, फिर 1630, फिर 1648, फिर 1650, ये आपका हो गया। अब आपको याद रखना 1649-50 की, यहाँ पर 1649-50 की, यहाँ पर ये 50 है, ये गलत लिख गया, 59 लिख गया। 1649-50 की जो रामायण है वो किसने चित्रित की, तो वो चित्रित की मनोहर ने, ठीक है। मनोहर भी क्या है, आपका मेवाड़ शैली का चित्रकार है। मनोहर भी क्या है, आपका मेवाड़ शैली का चित्रकार। तो 1649 और 50, 1649 और 50 की जो आपकी रामायण है वो किसने चित्रित की, तो मनोहर ने चित्रित की। किसने चित्रित की, मनोहर ने चित्रित की है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये इनकी बहुत ही क्या कहते हैं बेस्ट कृति है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कृति है। तो आपको ये याद रखना है। ये कहाँ पर संग्रहित है, तो जो प्रिंस, ये आपके संग्रहित कहाँ पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। किसमें, मुंबई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। मनोहर की कृति मुंबई, मनोहर मुंबई ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो मनोहर की जो कृति है वो कहाँ संग्रहित है, कौन सी, रामायण जो है जो 1649 और 50 में चित्रित की गई थी, ठीक है, वो आपकी मुंबई में यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम संग्रहालय है कहाँ, तो मुंबई में, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा, हर तरीके के क्वेश्चन याद रखना है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, देखिए आपके जो कला से रिलेटेड संग्रहालय हैं, ठीक है, वो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा जाए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपको अच्छे से याद रखना कहाँ पर हो जाएगा, आपका मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात आई। और इनकी रामायण जो चित्रित जो है ग्रंथ है, जो मनोहर के द्वारा चित्रित हुई थी,
ठीक है, वो यहाँ पर क्या है रखी हुई है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अब ये जो इसका चित्रण है ये किसके टाइम में हुआ ये भी आप यहीं पर देख लीजिए, जगत सिंह के टाइम में हुआ। जगत सिंह जो आपका मेवाड़ी शैली का, मेवाड़ी चित्रकला का गोल्डन पीरियड कहते हैं जिसको, ठीक है। तो जगत सिंह के समय में जगत सिंह और क्या है राजा राज सिंह, राजा राज सिंह, ठीक है, राज सिंह, ठीक है, राज सिंह, ठीक है। तो जगत सिंह और राज सिंह के समय में इसका चित्रण हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, मनोहर के द्वारा हुआ था। कहाँ पर संग्रहित है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम संग्रहालय में संग्रहित है। कब चित्रण हुआ था, 1649 और 50 में। यहाँ पर इसको मैं 50 लिखे दे रही हूँ, 50 याद रखिएगा, जब मैं PDF दूंगी तो PDF में मैं सही कर दूंगी, ठीक है। इतनी चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ओके। आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। अब देखिए हर शैली के चित्रकार आपसे पूछे आते हैं कौन से चित्रकार किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ है, ठीक है। यानी कि आपको मुगल शैली के जो चित्रकार हैं, पहाड़ी शैली के जो चित्रकार है, मेवाड़ शैली के चित्रकार है, इसके अलावा आपके बंगाल शैली के चित्रकार है, जितनी भी शैली है उनके चित्रकार और प्लस चित्र को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, चित्रकार के बारे में देखेंगे और कौन से चित्रकार में कौन कौन सी चीज़ें आपको समझनी है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। कौन से चित्रकार के बारे में कौन सी चीज़ें समझनी है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो आपको कौन सा याद रखना है, साहिबदीन को ही याद रखना है। साहिबदीन या साहबदीन दोनों ही लिखा मिलता है, या शहाबुद्दीन भी आपका लिखा मिलता है, दोनों ही याद रखना है, साहबदीन। फिर आपको याद रखना है निसारदीन याद रखना है, फिर आपको याद रखना है मनोहर को याद रखना है, फिर आपको याद रखना है नानाराम, ठीक है। तो साहिबदीन, निसारदीन और मनोहर और नानाराम जो है वो क्या है आपके मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद करने की मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ। एक लाइन है मेवा, अब मेवाड़ शैली को मैंने क्या कहा था, मेवाड़ को आपको मेवे से याद रखना, वो तो आपको अच्छे से मैंने क्लास में बताया था। मेवाड़ का जब नाम आए तो आप कैसे याद रखेंगे, मेवे से याद रखेंगे। तो याद रखेंगे मेवा, मेवा, निसार, निसार, रुकिए, ठीक है, मेवा, निसार, निसार क्या होता है इंसान का, हमारे में निसार नाम भी होता है, ठीक है। मेवा, निसार, नाना साहब, नाना साहब यानी कि नाना का नाम क्या था, निसार, ठीक है, नाना साहब। मेवा, निसार, नाना साहब मन से खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, ठीक है। ये लाइन लिख लीजिए, मेवा, निसार, नाना साहब मन से खाते हैं, ठीक है। ठीक है, मेवा, निसार, नाना साहब क्या है मन से खाते हैं। रुकिए ज़रा इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए, फिर से मैं लिखती हूँ लाइन, देखिए मेवा, मेवा, निसार, नाना साहब, साहब मन से खाते हैं, खाते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब मेवा से तो आपका क्या हो गया, मेवाड़ शैली हो गया, क्योंकि आपको ये भी तो देखना हो किस शैली का है। मेवा से क्या हो गया आपका मेवाड़ शैली हो गया। निसार से क्या हो गया आपका, निसार से क्या हो गया, निसारदीन हो गया, ठीक है, निसार नाम होता है ना, तो निसारदीन हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, नाना से क्या हो गया, नाना से आपका क्या हो गया, नाना राम हो गया, नाना राम हो गया। ऑप्शन में जब नाना आपको नाना राम मिलेंगे तो आप नाना से याद रख लेंगे, ठीक है। तो निसार से निसारदीन हो गया, नाना से क्या हो गया, नाना राम हो गया, ठीक है, नाना राम हो गया। और साहब से क्या हो गया आपका, साहबदीन, साहब से क्या आपका हो जाएगा, ठीक है, साहब से आपका हो जाएगा, साहब से हो जाएगा आपका साहबदीन, साहबदीन हो गया, ठीक है। फिर क्या है, मन से क्या हो जाएगा, मन से आपका हो जाएगा मनोहर, मन से क्या हो जाएगा, मनोहर, ठीक है, हो गया, समझ में बात आई। तो मेवा, निसार, नाना साहब मन से खाते। अब मेवा होगा तो सब मन से ही खाएंगे, जाहिर सी बात, इतनी महंगी चीज़ है और महंगी चीज़ को क्या है, अब मूंगफली होगी तो आपकी मान लीजिए एक आधी खो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर बादाम रखा हो तो बादाम क्या है, अगर खो जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है। 1 किलो मूंगफली रख दीजिए, 1 किलो बादाम रख दीजिए, जाहिर सी बात है क्या, अगर देखा होगा आपने, कभी कभी आपने देखा होगा जब गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के सामने जब ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं ना, तो वो क्या करते, कोई नाश्ता नहीं करते, बस क्या करते वो जो आपके
काजू होते हैं, बादाम होते हैं, ड्राई फ्रूट्स तो भाई जब मेहमान आते हैं ना, गेस्ट आते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स तो रखते ही ना, पिस्ता है, इन सब चीज़ों को रखते हैं, तो वो कोई चीज़ नहीं उठाएंगे, सिर्फ क्या उठाएंगे, ये सारे बादाम, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ही हजम कर जाते हैं। तो क्या करता है, तो मेवा जाहिर सी बात होगा, तो क्या है, निसार नाना साहब क्या मन से खाते हैं, ठीक है। और जो नाना लोग जो होते हैं, नाना दादा जो होते हैं, वो बूढ़े भी होते हैं, और बूढ़े लोगों को क्या है, मेवा खाने की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि उनकी क्या होती है, हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो मेवा वगैरह खाते हैं। तो ऐसे भी याद रख लीजिए, कैसे भी आप याद रखिए, बस आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो मेवा निसार नाना साहब मन से खाते, तो मेवा निसार नाना साहब मन से खाते, 2-3 बार इस लाइन को पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर याद रहेगा। तो मेवा निसार नाना साहब मन से खाते हैं, तो मेवा से मेवाड़ शैली, निसार से निसारदीन, नाना से नानाराम, साहब से साहबदीन, मन से मनोहर। क्लियर। और ये आपकी यहाँ पर ये ऐसे ही वर्ड हो जाएंगे, कुछ तो वर्ड आप एक से छोड़ेंगे ही ना। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यानी कि इस ट्रिक की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वहाँ पर जहाँ पर नोट्स बनाया करिए, एक ट्रिक को भी वहाँ पर आप पेंसिल से लिख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि जब उस पर क्या करते हैं, जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो उसको फिर से आप ट्रिक 1-2 बार जब पढ़ लेते हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए अब सबसे पहले हम बात करें साहबदीन की। साहबदीन से आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। अब क्या है साहबदीन से, देखिए साहब जो दीन था, इसको क्या है, शाहाबादी नाम से भी पुकारते थे। शाहाबादी, समझिए, शाहाबादी नाम से किस चित्रकार को बुलाते थे या किस चित्रकार को कहते थे, तो साहबदीन को कहते थे। किसको कहते थे, साहबदीन को कहते थे। ये आपको चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो साहबदीन को क्या बोलते थे, शाहाबादी, शाहाबादी बोलते थे। इसने क्या है, मेवाड़ में कई ग्रंथों को चित्रित किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। ये मुख्यतः क्या है, जगत सिंह और राज सिंह के दरबार में था। एक तो आपका ये वाला जगत सिंह के दरबार में हो जाएगा, जगत सिंह, ठीक है, और राज सिंह, इनके दरबार में ये था। जगत सिंह और राज सिंह के ये दरबार में था कौन, साहबदीन। और इसके अलावा जो आपका मनोहर था, मनोहर भी आपका क्या हो जाएगा, जगत सिंह, क्योंकि मैंने आपको बताया था मनोहर ने क्या लिखी है, अभी पहले ही मैंने बता रखा है, जो रामायण का चित्रण किया है। मनोहर ने किसका चित्रण किया है, रामायण का चित्रण किया है। कब किया था, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तो आपको याद रहेगा। मनोहर ने क्या है, 1649 और 50 में जो रामायण का जो चित्रण किया है, मैंने अभी बताया आपको, रामायण का जो चित्रण किया है वो क्या है, किसके टाइम में किया है, तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, जगत सिंह, ठीक है, और राज सिंह, जगत सिंह और राज सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों याद रखेंगे। साहबदीन और मनोहर दोनों किसके शासनकाल में हो जाएंगे, जगत सिंह और राज सिंह के शासनकाल में हो जाएंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर आपको यहाँ रखना, जो साहबदीन का जो मारू रागनी, जो यहाँ पर बात करें, इनका अगर पूछा जाए, ठीक है, मतलब साहबदीन का एक है मारू रागनी चित्र भी, ये भी याद रखिए। मारू रागनी जो चित्र है बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, किसका चित्र है, तो ये भी किसका है, साहबदीन का लिख लीजिए, ठीक है। तो मारू रागनी जो चित्र है वो किसका है, साहबदीन का चित्र है, ठीक है। साहबदीन को ही क्या कहते हैं, शाहाबादी कहते हैं, जो मुख्य रूप से जगत सिंह और राज सिंह के दरबार में थे। जगत सिंह का जो काल है वही आपका क्या है, मेवाड़ चित्रकला का गोल्डन पीरियड कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अब बात करते हैं निसारदीन की, बात करते हैं निसारदीन, ठीक है। इसने महाराणा अमर सिंह के समय में कार्य किए। किसके समय में, निसारदीन ने किसके समय में किया, महाराणा अमर सिंह, किसके समय में, अमर सिंह के समय में काम किया, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता ही है, जो निसारदीन है उन्होंने 1605 की रागमाला लिखी, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा है। 1605 की रागमाला किसकी है, वो आपकी किसकी है, निसारदीन की ही है। समझ में बात आई, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ये जो आपका 1605 की जो रागमाला है ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये आपका कहाँ संग्रहित है, तो ये संग्रहित है गोपी कृष्ण कनौजिया संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। कौन सा संग्रहालय, कलकत्ता वाला, ठीक है, कोलकाता में सीधे लिख देती हूँ, कोलकाता। पूरा नाम क्या हो जाएगा, सुनिए मेरी, ठीक है, गोपी कृष्ण कनौजिया संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है 1605 की रागमाला, जो निसारदीन द्वारा चित्रित हुई थी। किसके समय में चित्रित हुई थी, तो आपको याद रखना, अमर सिंह के समय में चित्रित हुई थी। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं नाना राम में सिर्फ इतना आपको याद रखना, नाना जो राम थे वो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे, पर इतना आपको याद रखना है। जो चीज़ें याद करने वाली हैं उतनी ही चीज़ें याद रखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया।
और डिटेल में भाई पढ़ना ही पड़ेगा। अब डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब आपको पता है यूपी टीजीटी का जो लेवल है, थोड़ा सा यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों का लेवल अब वो लेवल नहीं रहा जैसे कि पहले रहता था। आपको पता है इस बार यानी कि लास्ट टाइम की बात करें जो आपका 125 क्वेश्चन आपके होते ही हैं, जिनके 110 क्वेश्चन आपके 110 प्लस, वो भी 110 खाली नहीं 110 प्लस क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनके 110 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया था। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे जो क्या है यूजीसी नेट की तैयारी करें, यूजीसी नेट की तैयारी करें और यूजीसी नेट में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपके नहीं आते, उसमें क्वेश्चंस को क्या करते हैं घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। अब घुमा के जब क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है, घुमा के ही तो पढ़ना होगा, यानी कि हम लोग को बैकग्राउंड लेके डिटेल लेके सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में फैक्चुअल क्वेश्चन आते भी अगर हैं, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते भी अगर है यूपी टीजीटी पे, तो अगर आपने डायरेक्ट आपने वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद किया तो आपको याद नहीं होगा। जब तक आप उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं सुनेंगे, पूरा बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, वो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि जब चारों ऑप्शन दिए होते हैं ना तो वहाँ पर दिमाग क्या होता है, घूम जाता है। समझ में बात आई? तो यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बिल्कुल ऐसे नहीं आपको बिल्कुल रट के जाना है, वहाँ पर भी आपको चीज़ें समझ के ही जाना होता है। बहुत लोग ऐसे सोचेंगे हम नेट की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन नेट की तैयारी आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपको समझ के ही पढ़ना होगा, तभी वहाँ पर क्वेश्चन सही करके आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब 4 ऑप्शन होते हैं ना तब दिमाग खराब हो जाता है। चलिए, क्योंकि वहाँ पर चारों ऑप्शन आपके पढ़े हुए होते हैं और जाहिर सी बात है वहाँ पर मान लीजिए कोई ऑप्शन दिया है, मान लीजिए राजस्थानी शैली दिया है, राजस्थानी शैली दिया है, ठीक है, फिर आपका पहाड़ी शैली दिया है, पहाड़ी शैली दिया है, फिर आपका मान लीजिए मुगल शैली दिया है, मुगल शैली दिया है, फिर आपका दिया है मान लीजिए बंगाल शैली दिया है। तो जाहिर सी बात ऑप्शन में क्या इनको भी आपने पढ़ा है, राजस्थान पहाड़ी शैली को भी पढ़ा है, मुगल शैली को, बंगाल शैली को भी पढ़ा है। अब चारों जब ऑप्शन आपके पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन आपका होगा तो कंफ्यूज तो होंगे ही होंगे। मान लीजिए आपने ये तीनों शैली नहीं पढ़ी हुई है और ये शैली आपने खाली पढ़ी हुई है और क्वेश्चन आपको सुना सुना लग रहा है, तो सोचेंगे ये वाला क्वेश्चन सुना सुना है और राजस्थानी शैली भी हमारा सुना सुना है, तो आप तो राजस्थानी शैली लगा के आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन भी आपका सुना होगा, चारों ऑप्शन भी आपके सुने सुने होंगे और वहाँ पर आप गड़बड़ करके आ ही जाएंगे भाई, तो कंफ्यूज होने ही होना है। कभी कभी आप देखते हैं जब क्वेश्चन आपका सुना सुना लगता है उसमें ऑप्शन जो आपका सुना सुना लगता है वही आप टिक करके चले आते हैं ना, तो समझ में बात आई? जो आप समझ रहे होंगे, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र। देखिए मेवाड़ शैली में बहुत से चित्रों का अंकन हुआ है, बहुत से चित्रों का, लेकिन हमको वही चित्र याद करने जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना कृष्ण दावानल ग्रसते हुए, एक ये चित्र हो जाएगा किसका, मेवाड़ शैली का। मेवाड़ शैली में कृष्ण के, राधा के चित्र आपको बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया मीराबाई वाले बताए, जो मीराबाई थी वो क्या है, मीराबाई जो किसकी जो है, मीराबाई जो थी वो क्या है, कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक है। कृष्ण मीराबाई की ही जो आपका साहित्य है, जो उनकी कविताएं हैं, ठीक है, उन्हीं का प्रभाव क्या है मेवाड़ शैली की चित्रकला पे भी पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कृष्ण संबंधी चित्र आपको काफ़ी मिल जाते हैं। तो कृष्ण दावानल वाला आपको किससे याद रखना है, मेवाड़ शैली से याद रखना है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, अब देखिए ये चित्र आपको यहाँ पर समझिए, ये जो चित्र है इसको क्या है, कई नाम से यहाँ पर ऑप्शन में मिल सकता है। एक तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, आपको पता है कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ठीक है। तो इस तरीके का चित्र आपको मेवाड़ शैली मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला वर्ड ना दिया हो तो गोवर्धन धारी दिया हो, ठीक है, गोवर्धन धारी, गोवर्धन धारी कौन है, कृष्ण, गोवर्धन धारी मान लो दिया है तब भी आपका मेवाड़ शैली का हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए गिरि गोवर्धन दिया है, गिरि गोवर्धन आपका दिया है तो भी आपका क्या हो जाएगा, मेवाड़ शैली का ही हो जाएगा। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, गोवर्धन धारी, गिरि गोवर्धन और कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। क्लियर? ये आपके मेवाड़ शैली का चित्र है। इसके अलावा आपको याद रखना है भीम सिंह का जुलूस, भीम सिंह का जुलूस, ये भी क्या हो जाएगा आपका मेवाड़ शैली का चित्र हो जाएगा। ये किसने बनाया था, देखिए जिसमें आपको याद करना है कौन सा चित्र किसका उतना ही याद करिए। ये किसने बनाया था, साहबदीन ने बनवाया था, साहबदीन ने बनाया था, बनवाया नहीं बनाया था, साहबदीन ने चित्रित किया था, साहबदीन ने इसको चित्रित किया था। साहबदीन आपका मेवाड़ शैली का ही आपका चित्रकार है जो मैंने आगे आपको बताया,
ठीक है, भीम सिंह का जुलूस, तो जुलूस को क्या है, जुलूस को किसने चित्रित किया, साहबदीन ने चित्रित किया। फिर अगला है बसंत रागनी। बसंत रागनी, बसंत रागनी जो चित्र है वो भी आपका क्या है, मेवाड़ शैली का चित्र है। किसका चित्र है, मेवाड़ शैली का चित्र है। इसमें होता क्या है, इसमें बाग में टहलती नायिका को बसंत महीने में चित्रित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, बाग में एक क्या है, नायिका जो होती है वो क्या होती है, टहल रही होती है, टहल रही होती है। किस महीने में, बसंत महीने में। तो बसंत महीने में टहल रही थी, इसीलिए इसका टाइटल क्या हो गया, बसंत रागनी हो गया। बाग में टहलती नायिका को बसंत महीने में चित्रित जो है, जो चित्र है वो किसका है, बसंत रागनी है। जो किसका चित्र है, वो मेवाड़ शैली का चित्र है। क्लियर। फिर आगे बात करते हैं, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, कृष्ण जी है जो हैं वो क्या है, अपनी राधा की क्या है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा चित्र भी आपको मेवाड़ शैली में मिल जाएगा। कृष्ण व गोपियाँ वृंदावन में, कृष्ण व गोपियाँ आगे है चित्र। चलिए मैं यहाँ पर लिखती चलती हूँ और कौन कौन से चित्र हैं, पहले ये भी देख लेते हैं। श्री राग की रागनी, श्री राग की रागनी गुमारू, श्री राग की जो रागनी गुमारू, राग आपका मेल में आता है और रागनी आपकी फीमेल में आती है। राग आपका मेल में आता है, रागनी आपकी फीमेल में आती है। इतना आपको राग रागनी में बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर किस रागनी का ये जो है, श्री राग की रागनी गुमारू, श्री राग की रागनी गुमारू का जो है चित्रण आपको मेवाड़ शैली का मिल जाता है। अब मैं इसके अलावा कौन कौन से चित्र आपके मेवाड़ शैली में हैं वो आपको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, पहला कौन सा याद रखेंगे, रागनी गुमारू हो गया ना आपका, रागनी गुमारू मैंने लिख दिया है। इसके अलावा बसंत रागनी हुआ कि नहीं, हाँ बसंत रागनी भी आपका लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, दर्पण में मुख देखते हुए, दर्पण में मुख देखते हुए, देखते हुए। ठीक है, ये भी चित्र किसका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा मेवाड़ शैली का हो जाएगा। इसके अलावा क्या याद रखना है, मित्रों का संरक्षण, मित्रों का संरक्षण, मित्रों का संरक्षण, ये भी आपका मेवाड़ शैली का चित्र हो जाएगा। फिर याद रखना है मुरली मनोहर कृष्ण, मुरली मनोहर कृष्ण, मुरली मनोहर किसे कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है, मुरली मनोहर कृष्ण, ये भी चित्र आपका किसका हो जाएगा, मेवाड़ शैली का हो जाएगा। ये हो गया। मुग्धा नायिका, मुग्धा नायिका बहुत इंपॉर्टेंट, मुग्धा नायिका। ठीक है, जो अलग से भाई लिख रही है उसको नोट डाउन करते रहिएगा। मुग्धा नायिका, ये भी आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेवाड़ शैली। किसने ये वाला चित्र बनाया था, ये भी लिख लीजिए, साहबदीन ने, साहबदीन ने ये क्या है, चित्रित किया था। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है, संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पर कहाँ पर मैं लिखूँ, अब मैं क्या करूँगी, कुछ पेज खाली छोड़ दिया करूँगी, तो वहाँ पर मैं लिखा करूँगी क्योंकि इसमें जगह होती नहीं है। तो मैंने क्या बताया, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है, ये वाला जो चित्र है संग्रहित, नई दिल्ली में ये चित्र क्या है, संग्रहित है। क्लियर बात हुई, तो ये आपके चित्र यहाँ पर समझ में आ गए। और ये आपका जो श्री राग रागनी वाला है ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो श्री राग और रागनी इसमें याद रखना है, जो राजा रानी को क्या है, इसमें ऊंट पर बैठे दिखाया गया है। ठीक है, इसमें श्री राग और रागनी जो गुमारू है इसमें क्या है, राजा रानी को किस पे, ऊंट पे बैठे दिखाया गया, किस पे, ऊंट पे बैठे दिखाया गया है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, किस कथा से, तो ढोला मारू कथा से ये वर्णित है। यानी कि ढोला मारू जो आपका ग्रंथ है उसी का एक तरीके का ये चित्र है। ठीक है, जिसमें क्या है, राजा रानी जो है उनको किस पे बैठे दिखाया गया, ऊंट पे बैठे दिखाया गया है। तो इतने चित्र आपको समझ में बात आई। ठीक है, इतने चित्र आपको और याद कर लेने। इसके अलावा हिंडोला राग भी आपको याद रखना है। हिंडोला राग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हिंडोला राग, ये भी आपका हिंडोला राग, ये भी आपका चित्र किसका हो जाएगा, ये भी आपका मेवाड़ शैली का हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, नायक को झूले पर बैठे हुए दर्शित किया गया, यानी कि दिखाया गया। हिंडोला राग में जो राग है, राग को क्या है, झूले पे बैठे हुए दिखाया गया है। राग रागनी यानी कि यहाँ पर श्री राग रागनी में क्या है, ऊंट पे बैठे दिखाया गया है। हिंडोला राग में क्या है, झूले पे बैठे दिखाया गया है। तो इतने ढेर सारे चित्र आपको मैंने बता दिए, और इसके अलावा बहुत से चित्र हैं राजस्थानी शैली में, यानी कि मेवाड़ी शैली में। ठीक है, मेवाड़ शैली में, मेवाड़ी शैली, मुझे पता नहीं क्यों बार बार नाम याद आता है, वो मेरे मुंह से निकल जाता है। और कुछ चित्र बचे हैं। हाँ, यौवन की अंगड़ाई भी याद रखिएगा। यौवन की अंगड़ाई कहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे पहले हटा ही देती हूँ इसको। ठीक है, यौवन की अंगड़ाई, यौवन की अंगड़ाई, अंगड़ाई। ठीक है,
ये भी आप भाई नोट कर लीजिए, यौवन की अंगड़ाई भी नोट कर लीजिए। और ये जो यौवन की अंगड़ाई है, ये जो चित्र है ये कैसा चित्र है, भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र है, ठीक है, भित्ति चित्र है। वो कहाँ पर ये है भित्ति चित्र, उदयपुर में, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना, चलिए इतना हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभी तो हम लोगों को इसकी उपशैली भी पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था भैया ये क्लास क्या है, लंबी क्लास जाने वाली है, तो लंबी क्लास है तो जाहिर सी बात पढ़ना तो सब कुछ है। अब यहाँ पर बात करते हैं ढोला मारू। अब ढोला मारू पहले देख लेते हैं ढोला मारू है क्या, ठीक है। फिर देखते हैं ढोला मारू के चित्र सबसे पहले कहाँ बना, सबसे अच्छा कहाँ बना, ठीक है, क्या इसमें चीज़ पढ़नी है, कहाँ पर संग्रहित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं ढोला मारू। अब देखिए जो ढोला मारू जो आपका ग्रंथ है, ये क्या है, ये आपका ग्रंथ है, ठीक है, क्या है आपका ग्रंथ है, ठीक है, ये क्या है ग्रंथ है। इतना समझ में बात आई, इतनी हो गई। अब ये जो ग्रंथ है ये किसके शासन में लिखा गया, तो ये किसके शासन में लिखा गया, रावल हरिराज के शासन में क्या है लिखा गया। समझ में बात आई, ठीक है। कब लिखा गया, तो 1550 से 60 के, यानी कि 1550 से 1560 के बीच में ये क्या है लिखा गया। इतनी चीज़ आ गई। किसने लिखा, अभी यहाँ चित्रित की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लिखने की बात कर रही हूँ। यहाँ पर लिखने की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लिखने की, राइटर लिखने की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, ना कि चित्रण की। तो रावल हरिराज के समय में ये लिखा गया, 1550 से 1560 के बीच में लिखा गया। क्लियर बात हो रही है। किसने लिखा, कवि कल्लोल। किसने लिखा, कवि कल्लोल। इसके क्या हो जाएंगे, कवि कल्लोल, ठीक है, कवि कल्लोल इसके क्या हो जाएंगे, मुझे पता नहीं क्यों कल्लोल अच्छा लगता है, ठीक है। कवि कल्लोल या कल्लोल जो ने इनको लिखा था, इनको मतलब ढोला मारू ग्रंथ को लिखा था। किस भाषा में लिखा, तो डिंगल पिंगल भाषा में लिखा। किस भाषा में, डिंगल, ठीक है, पिंगल भाषा में लिखा। किस भाषा में, डिंगल पिंगल भाषा में लिखा। इतनी चीज़ पहले यहाँ पर समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मनो करिए, पर इतनी चीज़ आपको समझनी है। रावल हरिराज के समय में लिखा, 1550 से 60 के बीच में लिखा, कवि कल्लोल ने लिखा और डिंगल पिंगल भाषा में लिखा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। बैटरी भी जाने लगी है, ओके। चलिए इसको हटाते हैं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके चित्रण की, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, चित्रण की बात करते हैं। ढोला मारू का सबसे पहले जो चित्रण किसमें हुआ था, तो आपको याद रखना मेवाड़ शैली में हुआ था। ढोला मारू का सबसे पहले जो चित्रण हुआ था वो आपका किसमें हुआ था, मेवाड़ शैली में हुआ था। कब हुआ था, तो 1592 में हुआ था, 1592 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1592 में मेवाड़ शैली में सबसे पहले ढोला मारू का चित्रण हुआ था, ठीक है, प्रथम बार। ये मैंने बता दिया। किसके शासनकाल में हुआ था, तो महाराणा प्रताप के, महाराणा प्रताप, ठीक है, किसके शासनकाल में, महाराणा प्रताप, ठीक है, प्रताप के काल में इसका सबसे पहले चित्रण हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब बात आई कि ढोला मारू का जो चित्रण है वो कई जगह पे हुआ है, तो आपसे पूछा जाए इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा पूछे जाए, ठीक है, या सबसे मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपको याद रखना है ढोला मारू चित्र जो किसका हो जाएगा, मारवाड़ शैली का, या आपका किसका हो जाएगा, जोधपुर शैली का। मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा सा मैं सांस ले लेती हूँ। देखिए सुनिए मैं क्या बता रही। सबसे पहले पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, मेवाड़ शैली का पूछा जाए तो सब क्या बताना है, मेवाड़ शैली का। सर्वाधिक पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, सर्वाधिक पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, मारवाड़ शैली बताना है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत भी आपको क्या बताना है, जोधपुर बताना, उदयपुर बोल गई, जोधपुर बताना। क्यों, क्योंकि आपको पता है मेवाड़ शैली को ही जोधपुर शैली कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा मेवाड़ शैली, सर्वाधिक पूछा जाए तो मारवाड़ शैली। अगर सबसे अच्छा भी पूछ ले तब भी आपको मारवाड़ शैली ही बताना है, ठीक है। मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली दोनों ही आपके एक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपके दोनों ही एक ही है, ठीक है। मेवाड़ शैली और जोधपुर शैली दोनों ही आपके एक ही है, ठीक है। समझ में आता है। सबसे पहले मेवाड़ शैली और सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, जोधपुर शैली हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन याद रखना है। अब जोधपुर वाला जो ये वाला जो आपका यहाँ पर जो ढोला मारू जो आपका है, ढोला मारू जो आपका है, ठीक है, ये जो है 1880 में बना ये चित्र कहाँ पर संग्रहित है, तो ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है, ये संग्रहित है। कौन सा, जोधपुर वाली जो ढोला मारू का जो चित्रण हुआ है,
ठीक है, कब हुआ है? 1880 को हुआ है। कहाँ पर संग्रहित है? तो ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए, यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सर्वाधिक ढोला मारू का चित्रण आपका मारवाड़ या जोधपुर शैली हो जाएगा। और 1880 वाला जो आपका ढोला मारू का जो चित्रण हुआ है वो कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। किस शैली में आपको याद रखना? तो जोधपुर शैली आपको यहाँ पर याद रखना है। जोधपुर शैली ना दिया हो, मारवाड़ शैली दिया तो मारवाड़ शैली को भी टिक कर सकते हैं। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग मेवाड़ शैली की मुख्य विशेषता देखेंगे। फर्स्ट क्लास में, यानी कि जो आपकी क्लास फर्स्ट थी, फर्स्ट क्लास नहीं, क्लास जो फर्स्ट थी उसमें हम लोगों ने पूरी राजस्थानी शैली की विशेषता देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जितनी भी इसकी उपशैली पढ़ते जाएंगे उनकी सारी विशेषता हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ठीक है, सारी विशेषता हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ठीक है, अब मेवाड़ शैली की क्या क्या विशेषता है उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मेवाड़ शैली की क्या क्या विशेषता है हम लोग इनको यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है आपको पीले रंग, ठीक है, पीले रंग की अधिकता, पीले और लाल और पीले रंग की अधिकता दिखाई देती है। लाल और पीले रंग की यहाँ पर अधिकता है, किसमें? मेवाड़ शैली में अधिकता है। ठीक है, मेवाड़ शैली में स्त्री आकृतियाँ कैसी? एक छोटी नाड़ी। अब देखिए, जो आपकी पूरी राजस्थानी शैली की विशेषता है वही आपकी जो है मेवाड़ शैली, यानी कि मेवाड़ शैली और राजस्थानी शैली की लगभग आपकी क्या है? सेम विशेषता है। लगभग मैंने बताया, हर विशेषता सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे राजस्थानी शैली में बताया था, जो स्त्रियाँ हैं वो क्या है? थोड़ी सी नाटी बनाई गई और जो आपके पुरुष हैं वो थोड़ा सा लंबे चौड़े बनाए। इसी तरीके से जो मेवाड़ शैली है यहाँ पर स्त्रियां कैसी बनाई गई है? छोटी और नाटी बनाई गई, छोटी नाटी बनाई गई है। ठीक है, छोटी नाटी स्त्रियां आपकी मेवाड़ शैली की यहाँ पर विशेषता हो जाएगा। ठीक है, छोटी नाटी स्त्रियां आपकी मेवाड़ शैली की विशेषता हो जाएगी। क्लियर। नेत्र कैसे बनाए? मीनाकार। नेत्र आपके आंख कैसी बनाई गई है? मीनाकार। मीनाकार, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब क्या होता है? मछली होता है, यानी कि मछली के आकार, जैसे मछली के आकार की यहाँ पर आंखें, यानी कि आंखों को किससे कंपेयर किया गया? मछली की आंखों से कंपेयर किया गया। ठीक है, तो मीनाकार आंखें यानी कि मछली के समान आंखें आपकी मेवाड़ शैली में बनाई गई हैं। हाशिए, यहाँ पर मैंने हाशिए आपको बताया था, ये आपके हाशिए होते हैं, जैसा देखा होगा आपने, ऐसा पोर्शन यहाँ पर कैसे हाशिए बने? तो हाशिए यहाँ पर लाल कलर और कहीं कहीं पे पीले कलर के बने, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बता दिया यहाँ पर लाल और पीले की क्या अधिकता है। तो वैसे तो आपके हाशिए आपके मुख्य रूप से लाल कलर के ही बनाए गए, लेकिन कहीं कहीं पे आपको पीले कलर के भी देखने को मिल जाते हैं, किसमें? मेवाड़ शैली में। क्लियर, समझ में बात आ रही है? भवनों को प्राय सफेद। अब देखिए, मैंने बताया यहाँ पर आपको महाराणा कुंभा का जो काल है वहाँ पर काफ़ी स्थापत्य कला का भी विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो भवन बनाए गए हैं प्राय कैसे? सफ़ेद रंग से चित्रित किए गए हैं। ठीक है, भवनों को सफ़ेद रंग से चित्रित किए गए हैं, जो किसके जैसे लगते हैं? वो आपके मुगल शैली के जैसे लगते हैं। मुगल शैली में जैसे आपके भवन बने हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको भवन में सफ़ेद रंग, यानी कि सफ़ेद रंग से क्या है? इसको चित्रित किया गया है। किसमें? आपके मेवाड़ शैली में। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पर भी घेरदार जामा, कमर से पट्टा, ठीक है, उसी पट्टे पर ज्यामितीय आकृतियाँ इस तरीके से मिल जाएंगे। पगड़ियाँ जो हैं आपकी जहांगीर में जैसे आपकी खिड़कीदार पगड़ियाँ बनी हुई थी, जहांगीर में जैसे आपकी खिड़कीदार पगड़ियाँ बनी हुई थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी खिड़कीदार पगड़ियाँ आपको मिल जाती हैं। ठीक है, समझ में आता है? आपको खिड़की ही याद रखना है, खिड़की दरवाज़ा आपको यही याद रखना है। ठीक है, जैसा वर्ड आया आपको वही याद रखना है। ठीक है, चित्र में क्या है? सपाट लाल आसमान, ठीक है, लाल आसमान, पृष्ठभूमि को विरोधी रंग के, ठीक है, इस तरह। चलिए इसको छोड़ते हैं, विरोधी रंग ये सब इतना नहीं पूछा, जितनी चीज़ पूछा थी मैंने इतना बता दिया आपको। ठीक है, जितनी चीज़ आपको लाल पीले की अधिकता याद रखनी है, इसलिए छोटी हो जाएंगी। नेत्र आपकी जो है मछली के आकार की हो जाएंगी, हाशिए लाल हो जाएंगे, कहीं पर पीले हो जाएंगे, और जो भवन होते हैं वो सफ़ेद, जो क्या है किसकी तरह लगते हैं? वो आपके मुगल स्थापत्य में जैसे चीज़ें लगती है उस तरीके से लगती है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी, जितनी चीज़ें याद करने वाली है बस उतनी चीज़ें याद रखिए, वरना मैं आपको डिटेल करती जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अभी भी आपके मेवाड़ शैली के बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी अभी हम लोग को देखना है। ठीक है, बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी देखना है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य मैंने ले रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आगे आपकी नाथद्वार शैली है, उदयपुर शैली है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो छोटी छोटी शैली हैं, वो अभी आपकी जल्दी से हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा आपका यहाँ पर अब टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मेवाड़ शैली के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब तथ्य में क्या है? मेवाड़ शैली में बड़े चित्र बनने की शुरुआत राणा हमीर सिंह के समय में हुई। मेवाड़ शैली में बड़े चित्र बनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए बड़े चित्रों के बनने की शुरुआत किसके टाइम में हुई, तो आपको याद रखना हमीर सिंह के टाइम में हुई। किसके टाइम में? हमीर सिंह। बस आपको हमीर सिंह याद रखना है बस।
ठीक, क्लियर। पी.एन. चोयल मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली भी कहते थे। अगर आपसे पूछा जाए गुर्जर शैली, मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली कौन कहते थे, तो आपको याद रखना कौन कहते थे, पी.एन. चोयल। ठीक है, चोयल को याद रखना है, सिर्फ चोयल आप याद रख लीजिए, बस पी.एन. को छोड़ दीजिए। पी.एन. चोयल ने मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली भी कहा है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन था, उदयपुर था। ठीक है, मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन था, उदयपुर था। ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया। मेवाड़ शैली में बड़े चित्र की शुरुआत कहाँ से हुई, राणा हमीर सिंह के, ये भी आपका हो गया। मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष पीरियड मैंने पहले ही आपको बता रखा है 17वीं 18वीं शताब्दी। इसकी गिरावट वाला मैंने आपको बता रखा है 18वीं और 19वीं शताब्दी, ये आपका मैंने बता रखा है। ठीक है, कुछ और चीज़ें कुछ और चीज़ें बच रही हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ें क्या बच रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेवाड़ शैली की उत्पत्ति मुख्यतः कैसे होती है, तो मेवाड़ शैली की उत्पत्ति मुख्यतः राजस्थानी लोक कला से होती है। ठीक है, राजस्थानी लोक कला से होती है, बोलते बोलते गलत निकलने लगा, राजस्थानी लोक कला से होती है। ठीक है, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति राजस्थानी लोक कला से होती है। ठीक है, किसकी उत्पत्ति, मेवाड़ शैली की। ठीक है, तो मेवाड़ शैली की उत्पत्ति आपकी मुख्यतः किससे, राजस्थानी लोक कला से होती है। लोक कला क्या होता है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लोक कला कहते किसे हैं। ठीक है, कई बार मैंने आपको ये बता रखा है लोक कला, जब भी मैं आपका लोक कला वर्ड आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बताती हूँ कि लोक कला किसे कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि लोक कला कहते किसे हैं। देखते हैं कौन कौन लोग यहाँ पर अपना योगदान देते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्लास तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं भैया वही जाने। ठीक है, तो आप बताइएगा उससे होता क्या। देखिए कमेंट से होता यह है कि मुझे पता चल जाता है कितने स्टूडेंट यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में जाते हैं ना, तो वहाँ पर मैम क्या लेती है, अटेंडेंस लेती है। अटेंडेंस के जरिए पता चल जाता है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास को लेते हैं, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते हैं, और उन स्टूडेंट पे जो टीचर होता है उनका क्या है, खास फोकस रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बता, जो चीज़ मैं कहती हूँ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आप बताया करिए। भले कोई दूसरा स्टूडेंट उसका आंसर दे चुका होता है, उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना जो है आंसर दीजिए। क्लियर। चलिए, तो मेवाड़ शैली आपकी ओवरऑल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं नाथद्वार शैली की। अब हम लोग पढ़ेंगे नाथद्वारा शैली को, यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आपकी छोटी छोटी उपशैली बच रखी है, नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ शैली है और उदयपुर शैली, जो आपकी मेवाड़ शैली की ही क्या है, उपशैली है। ठीक है, जो चीज़ें हम लोग को जितनी पढ़नी है उतनी ही पढ़ेंगे। जैसे कि मेवाड़ शैली को हम लोगों ने बहुत ही लॉन्ग वे में पढ़ा, लॉन्ग वे में यहाँ पर पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम लोग नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ शैली, उदयपुर शैली को बहुत ही हम लोग शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। जो चीज़ें हम लोग को जितनी पढ़नी चाहिए उतनी ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जिन चीज़ों की जितनी इंपॉर्टेंस है बस उतनी ही चीज़ें हम लोग उसी वे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में जिस तरीके से पूछी जाती हैं। मेवाड़ शैली को डिटेल में पढ़ने का कारण यही है कि मेवाड़ शैली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाथद्वारा शैली में आपके गिने चुने पॉइंट पूछे जाते हैं, उसी तरीके से देवगढ़ शैली में भी गिने चुने पॉइंट पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आपकी देवगढ़ शैली में भी गिने चुने पॉइंट्स पूछे जाते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। मुझे पता है आपकी जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, जिसकी वजह से आप क्या बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में परेशान नहीं होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर परेशान हो लीजिए, यानी कि परेशान होकर खुश होकर जैसे भी मन करे, लेकिन क्लास को आप अच्छे से यहाँ पर करिए। ठीक है, नहीं दिल कर रहा है तो आप आधी क्लास आज ले लीजिए, आधी क्लास कर लीजिए, जैसे आपका मन हो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, मन कर रहा है तो मेरी इस क्लास से, मेरी इस वीडियो से पढ़ लीजिए, मन करे आपका बुक से पढ़ लीजिए, मन करे आप किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, जैसे भी मन करे, लेकिन आपको पढ़ना बहुत अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नाथद्वारा शैली को स्टार्ट करते हैं। अब नाथद्वारा शैली में तो सबसे मेन आपको याद रखना है श्रीनाथ जी की मूर्ति को याद रखना है, श्रीनाथ जी की मूर्ति को आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति को आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं, जो औरंगजेब था, मैंने आपको बताया जो औरंगजेब था, जो मुगल शैली में जो औरंगजेब था वो क्या है, कला विरोधी शासक था। कौन? औरंगजेब।
औरंगजेब जो था वो क्या है, कला विरोधी शासक था। इसके टाइम से ही आपकी मुगल काल में जब पढ़ते हैं तो चित्रकला का क्या होता है, बिल्कुल पतन हो जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब जो था वो क्या है, कला विरोधी शासक था। ठीक है, इसके टाइम में बहुत से कहा जाता है मंदिरों को क्या है, नष्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्षेत्र में भी औरंगजेब का कहर होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को मंदिरों को छोड़ करके क्या होता है, भागना पड़ता है, यानी कि अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मंदिर था जो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर था। ये मंदिर कहाँ था, ठीक है, अब जो ऐसे मंदिर थे, जो ऐसी मूर्तियां थी जो आपकी बहुत ज़्यादा मान्यता रखती थी, तो उन मूर्तियों को बचाने का भी काम हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से श्रीनाथ जी की मूर्ति को भी बचाने का काम हुआ। अब ये जो मंदिर था, ये मंदिर था कहाँ, मैं आपको बता दूं, ये आपका कहाँ पर था मंदिर, तो ये आपका कहाँ मंदिर था, गोवर्धन पर्वत पर स्थित था। ठीक है, ये मंदिर आपका कहाँ था, गोवर्धन पर्वत पर स्थित था। इसमें जो मूर्ति थी वो आपकी, जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी वो बहुत ज़्यादा मान्यता रखती थी। इसी मूर्ति को बचाने के लिए क्या किया, जो एक मतलब वो थे गोस्वामी, जिनका नाम क्या था, श्री दामोदर जी। ठीक है, मैं लिखती हूँ, कौन यहाँ पर थे, श्री दामोदर जी, श्री दामोदर जी। इनके साथ में इनके चाचा कौन थे, गोविंद जी, यानी कि इन दोनों ने गोविंद जी कौन थे, इनके चाचा थे। ठीक है, किसके, दामोदर जी के, गोविंद जी। तो क्या है, श्री दामोदर जी और इनके चाचा, ठीक है, कौन, गोविंद जी। तो इन्होंने क्या है, इस मूर्ति को बचाने का काम किया। तो ये क्या है, श्री दामोदर जी और गोविंद जी मिलकर के क्या है, इस मूर्ति को लेकर के निकल जाते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि ये हर जगह जाते हैं, कोटा जाते हैं, बूंदी जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके किशनगढ़ जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, हर जगह जाते हैं इस मूर्ति को क्या है, स्थापित करने के लिए। लेकिन औरंगजेब के भय से इस मूर्ति को स्थापित नहीं कोई कर रहा था अपने राज में, यानी कि कोई किसी भी क्षेत्र का जो राजा तो था, तो औरंगजेब के डर की वजह से वो अपने यहाँ इस मूर्ति को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो डरते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो उनको डर नहीं लगता है। ठीक है, वो क्या है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो किसी से डर की वजह से नहीं करते। तो इसी तरीके से महाराजा राज सिंह के समय में इस मूर्ति का क्या है, स्थापना होती है। इस मूर्ति की स्थापना होती है, कब होती है, 10 फरवरी 1672। ठीक है, 10 फरवरी 1672 को क्या है, इस मूर्ति की स्थापना होती है। किसके काल में होती है, महाराजा राज सिंह के काल में होती है। किसके काल में होती है, महाराजा राज सिंह के काल में होती है। किस गांव में होती है, तो शिहाड़ गांव में होती है। समझ में आता है, इतनी चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर होता क्या है, 10 फरवरी 1672 को महाराजा राज सिंह के समय में श्रीनाथ जी की स्थापना होती है, यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर रखी जाती है। और क्या है, बहुत भव्य आयोजन भी होता है, भव्य आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ रखी जाती है, कोई भी चीज़ मंदिर हो, मस्जिद हो, तो इस तरीके से जब कुछ होता है तो क्या होता है, एक आयोजन भी रखा जाता है जिससे कि और लोगों को पता चल सके। ठीक है, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से इसका आयोजन होता है। किस गांव में होता है, तो शिहाड़ गांव में होता है। अब श्रीनाथ जी की मूर्ति श्रीनाथ जी की मूर्ति होने की वजह से इस गांव का नाम क्या पड़ जाता है, श्रीनाथ गांव पड़ जाता है। ठीक है, श्रीनाथ नहीं बल्कि नाथ द्वारा पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है, नाथ द्वारा यहाँ पर पड़ जाता है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है। श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर बहुत फेमस मूर्ति हो जाती है। ठीक है, और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, नाथ द्वारा यहाँ पर पड़ जाता है। और ये जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी, यानी जो श्रीनाथ जी हैं, वो क्या है, आपके वैष्णव धर्म का ही केंद्र, यहाँ पर वैष्णव धर्म से संबंधित माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके जो श्रीनाथ जी हैं वो किसके रूप में पूजे जाते हैं, कृष्ण जी के रूप में ही पूजे जाते हैं। ठीक है, और कृष्ण जी किससे संबंधित हो जाएंगे, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। इसी तरीके से जो आपका नाथद्वारा जो है वो क्या है, किसका केंद्र बन जाता है, ये वैष्णव संप्रदाय का केंद्र बन जाता है। क्लियर बात हुई, मैं क्या बता रही हूँ, चीजें क्लियर हुई। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के कारण इसका नाम क्या पड़ता है, नाथद्वारा नाम पड़ जाता है। श्रीनाथ जी जो हैं वो क्या है, आपके श्री कृष्ण के रूप में ही पूजे जाते हैं, श्री कृष्ण के रूप में ही पूजे जाते हैं। तो इस तरीके से ये कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, तो वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाएगा। श्रीनाथ जी की मूर्ति के कारण, श्रीनाथ जी की या श्री कृष्ण की यहाँ पर मतलब इस विशेषता होने के कारण यहाँ पर चित्र भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी वजह से ये वैष्णव धर्म का केंद्र बन जाता है। कौन सा, नाथ द्वारा।
नाथ द्वारा, ठीक है, नाथ द्वारा जो है वैष्णव धर्म का केंद्र बन जाता है। क्लियर हुआ? इतनी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सी चीज और फेमस है, तो यहाँ के जो आपके पिछवाई पटचित्र है वो आपके फेमस है। अब पिछवाई पटचित्र होता क्या है, जो आपके श्रीनाथ जी की मूर्ति है उनके पीछे एक पर्दा लगता था, कपड़े का पर्दा लगता था। इस कपड़े के पर्दे पे क्या होता था, कपड़े का पर्दा लगता था। इस कपड़े के पर्दे के ऊपर क्या होता था, अलंकरण होता था, ठीक है, यानी कि उसमें श्री कृष्ण से संबंधित आपको चित्र यहाँ पर मिल जाते थे। इसी को बोलते हैं पिछवाई पट चित्र बोलते हैं। तो समझ में बात है, पिछवाई पट चित्र मूर्ति के पीछे का जो पर्दा होता था उसको यहाँ पर पिछवाई पट चित्र बोलते हैं, जो कहाँ के फेमस है, वो नाथद्वारा शैली के फेमस हैं। इतनी चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार। ठीक है, हर शैली में आपके प्रमुख चित्रकारों को समझना है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, नारायण यहाँ के प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। इसके अलावा चतुर्भुज हैं, हीरालाल हैं, उदयराम है, तुलसी राम है, घासीराम है, चंपालाल है, कमला इलायची। अब कमला इलायची क्या है, ये महिला चित्रकार है। कमला इलायची आपकी महिला चित्रकार है नाथ द्वारा शैली के। ठीक है, पूछा जाए इनमें से कौन से ऑप्शन दे दें, आपके घासीराम, चंपालाल, तुलसीराम और आपकी कमला दे दें। पूछा जाए इनमें से कौन महिला चित्रकार है, तो आपको याद रखना कमला और इलायची दोनों ही क्या है, आपके महिला चित्रकार है। किस शैली के, तो नाथद्वारा शैली के। नाथद्वारा शैली किसके अंतर्गत आएगी, तो आपकी मेवाड़ शैली आएगी। और मेवाड़ शैली किसके अंतर्गत आएगी, तो आपकी राजस्थानी शैली के अंतर्गत आएगी। राजस्थानी शैली के अंतर्गत आएगी। तो इसी तरीके से आपको चीजें यहाँ पर समझनी है। मान लीजिए आपका वहां पर नाथद्वारा शैली नहीं दिया है, तब तो आप क्या लगाएंगे, मेवाड़ शैली ही लगाएंगे। मान लीजिए मेवाड़ शैली में नहीं दिया है, वहाँ पर राजस्थानी शैली दिया है, तो आप क्या लगाएंगे, राजस्थानी शैली लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए राजस्थानी और पहाड़ी और मुगल दे दिया जाए, और क्या कहते हैं इसके अलावा एक और शैली दे दिया जाए, बंगाल शैली दे दिया जाए, तो आप राजस्थानी शैली लगाएंगे। अब राजस्थानी शैली के अंतर्गत पूछा जाएगा तो आपका मेवाड़ शैली हो जाएगा। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पूछा जाएगा तो आपका नाथद्वारा शैली हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नाथद्वारा शैली याद रखना है। ठीक है, नाथद्वारा शैली किसके अंतर्गत आती है, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ? चलिए, इतनी ही चीजें आपको याद रखना है। अब इनसे ये नहीं पूछा जाएगा इनका कौन सा चित्र है, उनका कौन सा चित्र है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से चित्रकार नाथद्वारा शैली के हैं। कमला इलायची आपके महिला चित्रकार हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार बना देती हूँ, तो जिससे कि आप यहाँ पर समझ जाए कि ये आपका पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देवगढ़ शैली आ गई, लेकिन कुछ चीजें मैं और आपको नाथद्वारा शैली से बता दूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि कुछ चीज़ें और भी नाथद्वारा शैली में जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर आपका नाथद्वारा क्या करें, श्रीनाथ जी की मूर्ति आपको किससे रिलेटेड है, नाथद्वारा शैली से। पिछवाई चित्रण किससे रिलेटेड, नाथद्वारा शैली से हो जाएगा। इसके अलावा को याद रखना है कि यहाँ पर आपको चौबित यहाँ पर मैं लिखती हूँ चौबित उत्सव का अंकन मिलता है। इसके अलावा 56 यानी कि 56 भोगों का अंकन मिलता है, किसमें, आपके नाथद्वारा शैली में। तो 24 उत्सव और 56 भोगों का अंकन आपका नाथद्वारा शैली में मिलता है। समझ में बात आई? जो श्रीनाथ है वो क्या है, आपके श्री कृष्ण के ही रूप में पूजे जाते हैं, जो किससे संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर है उसमें क्या है, एक भाग कौन सा होता है, कमल चौक। एक भाग कौन सा होता है, कमल चौक। ठीक है, कमल चौक होता है। एक भाग कौन सा होता है, कमल चौक होता है। यहाँ पर जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, वो यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, बैठते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, यानी कि आराम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मंदिर में क्या होता है, एक मुख्य भाग कौन सा होता है, कमल चौक होता है। कमल चौक में होता क्या है, तो यहाँ पर आपका होता है जो भक्त जो होते हैं, जो भक्ति करने आते हैं, वो यहाँ पर आकर के क्या है, बैठते हैं, विश्राम करते हैं, यानी बैठ करके पूजा वगैरह करते हैं या ध्यान करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कमल चौक में होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मंदिर के कौन कौन से पार्ट हैं ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, गर्भगृह क्या होता है, ठीक है, प्रतीक्षा पद क्या होता है, काफ़ी चीज़ें मंदिर के पार्ट्स में मैंने, तोरण द्वार क्या होता है। ठीक है, तो मंदिर की स्थापत्य में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा स्तूप स्थापत्य में पढ़ा चुकी हूँ। स्तूप के कितने पार्ट होते हैं, मंदिर के कितने पार्ट होते हैं, मंदिर को मूर्ति बनाने की कितनी शैलियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपसे मैं बता दूँ, आपको स्थापत्य कला वाली सीरीज में देखना। स्थापत्य कला की सीरीज आपकी प्लेलिस्ट में देखिएगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पर आपको स्थापत्य कला की सीरीज मिलेगी, जहां पर आपको स्तूप सारे मिल जाएंगे।
ठीक है। इसके अलावा मंदिर के पार्ट्स मिल जाएंगे, मंदिर को मूर्ति बनाने की जो शैली है वो मिल जाएंगी आपका। यहाँ पर जितने भी क्या बोलते हैं स्तंभ हैं, यानी कि जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला है, वो सारी चीज़ें आपकी स्थापत्य कला वाली सीरीज़ में मिलेंगी। इस सीरीज़ को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको DTPS भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो DTPS में तो स्थापत्य कला बहुत अच्छे से पूछा जाता है। इसके अलावा आपके TGT, PGT, KVS है, NVS है, सब में आपका स्थापत्य कला पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाली सीरीज़ ज़रूर देखनी है। अगर आपने आज ही क्लास ली, आपको नहीं पता है, तो मैं बता रही हूँ जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, उनको अच्छे से पता ही है, ठीक है। तो कमल चौक यहाँ पर हो गया। तो नाथ द्वारा शैली में आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ के पढ़नी थी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो कमल चौक का यहाँ पर काम क्या होगा। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया नागर शैली, वेशर शैली, द्रविड़ शैली, इतनी अच्छे से पढ़ाया है मैंने कि आपको वाकई में एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब देखेंगे देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। अब देवगढ़ शैली में आपको सिर्फ देखना है प्रमुख चित्रकार देख लेंगे बस, ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी और चीज़ मैं आपको बता दूँ देवगढ़ शैली में, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं शायद, चलिए मैं अभी लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। देखिए देवगढ़ शैली की चीज़ें देखते हैं। अब देखिए देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय देवगढ़ शैली को मतलब किसके रूप में, ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसको, देवगढ़ शैली को। तो आपको याद रखना है श्रीधर अंधारे, क्या नाम है, श्रीधर अंधारे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, ये आपको पॉइंट बस इतने याद रखने हैं। किसको, श्रीधर अंधारे को प्रकाश में लाने का श्रेय, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। इतना हो गया, ठीक है। देवगढ़ शैली की स्थापना, देवगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो देवगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो 1680 में हुई थी, कहीं कहीं पे 1686 भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो 1680 में, ठीक है, देवगढ़ की स्थापना हुई थी मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के काल में, ठीक है। रावत द्वारिका दास चूड़ावत ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, मैं लिख रही सीधे, तो 1680 में हुई थी, किसने की थी, तो किसने की थी, रावत द्वारिका दास, रावत द्वारिका, ठीक है, द्वारिका दास, ठीक, समझ में बात आई। रावत द्वारिका दास ने किसके काल में हुई थी, तो महाराणा जय सिंह के काल में, किसके काल में, महाराणा, ठीक है, जय सिंह के काल में, जय सिंह के काल में हुई थी। ये आपको देवगढ़ शैली से इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है, प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को, ठीक है। देवगढ़ की स्थापना 1680 में, ठीक है, किसके द्वारा हुई थी, तो किसके द्वारा हुई थी, तो रावत द्वारिका दास के द्वारा हुई थी, किसके समय में हुई थी, तो महाराणा जय सिंह के समय में हुई थी, ठीक है। महाराणा द्वारिका दास चूड़ावत, या चूड़ावत भी लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर चूड़ावत ही तो मेन है, चूड़ावत, ठीक है। तो रावत द्वारिका दास चूड़ावत ही आपको मेन याद रखना है, चूड़ावत, ठीक है, चूड़ावत, ठीक, समझ में बात आ गई होगी, इतनी चीज़ है, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके चित्रकार। मुख्य चित्रकार कौन से हो जाएंगे, बगता हो जाएंगे, ठीक है, बगता, कवला, ठीक है, कवला प्रथम भी है, कवला द्वितीय भी है, कवला प्रथम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सीधे, प्रथम और द्वितीय भी है। चौखा हो जाएंगे और बैजनाथ, सिर्फ इतना याद रखना, बगता, कवला, चौखा, बैजनाथ, बगता, कवला, चौखा, बैजनाथ। इसके अलावा थोड़े से और चित्रकार मैं यहाँ पर बता देती हूँ। एक नंगा नाम के भी चित्रकार हैं, ठीक है, वो भी किससे हैं, देवगढ़ शैली से हैं। एक इसके अलावा कौन से चित्रकार हैं, हरचंद भी आपके किसके हैं, ये भी आपके हो जाएंगे देवगढ़ शैली से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6 चित्रकार आपको किसके याद रखने हैं, देवगढ़ शैली की याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्य चित्रकार कौन सा है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए मुख्य चित्रकार, तो मुख्य चित्रकार के रूप में आपको किसको याद रखना है, चौखा को याद रखना है, चौखा, ठीक है, बड़ा चौखा लगता है, ठीक है। तो बड़ा चौखा कौन सा लगेगा, तो चौखा हो जाएगा आपका देवगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार हो जाएगा। तो देव क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा देवता लोग क्या बोलते हैं, बहुत चौखे लगते हैं, चौखा मतलब अच्छे लगते हैं, तो चौखा किसका चित्रकार हो जाएगा, देवगढ़ शैली का मुख्य चित्रकार हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र देखेंगे, यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र देखेंगे देवगढ़ शैली के, ठीक है। कुछ मैंने लिखे हैं, ठीक है, वही आप याद कर लीजिए, इतने ही याद कर लीजिए, कुछ मैं बता दूंगी अलग से भी।
देखिए कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, ये चित्र भी आपका देवगढ़ शैली का हो जाएगा। किसका चित्र हो जाएगा? ये आपका बगता नामक चित्रकार का चित्र हो जाएगा। क्लियर। शिकार के पश्चात गोठ, ये भी किसका हो जाएगा? बगता नामक चित्रकार का हो जाएगा। गोधूली बेला और रति क्रीड़ा ये दोनों आपके किसके हो जाएंगे? चौखा के चित्र हो जाएंगे। चौखा नामक चित्रकार के ये चित्र हो जाएंगे। किसके? चौखा नामक चित्रकार के चित्र हो जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा आपको याद रखना कर्नल टॉड की सवारी। कर्नल टॉड जो आपको पता है ब्रिटिश अधिकारी थे, इनका चित्र जो है किसने बनाया था? बैजनाथ ने बनाया था। बैजनाथ आपको पता ही है देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। बैजनाथ का हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में बात आई। तो ये आपके मैंने देखिए अलग अलग लिख भी रखे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर याद भी रहेगा। कर्नल टॉड की सवारी किसने? बैजनाथ के द्वारा यहाँ पर ये चित्रित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं यहाँ पर शिकारी कुत्ते का चित्र, शिकारी कुत्ते का भी चित्र आपका किसका हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिखती हूँ शिकारी, ठीक है, शिकारी कुत्ते का चित्र, ये किसका हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा चौखा का ही चित्र हो जाएगा। चौखा ने ही इसको चित्रित किया था। तो ये आपके मुख्य रूप से जो चित्र हैं जो आपके देवगढ़ शैली से हैं। ठीक है, जो मैंने ये अलग से लिखा है इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये आपके देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र यहाँ पर हो गए और प्रमुख चित्रकार के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर और बता देती हूँ। कुछ चीज़ आपको यहाँ पर और चीज़ याद रखनी वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अजारा की ओबरी और मोती महल के भित्ति चित्र भी किसने बनाए थे? यहाँ पर मैं बताती हूँ। देखिए जो आपका ये जो था क्या कहते हैं, कौन सा चित्रकार? चोखा। जो चोखा चित्रकार था वो क्या था? भित्ति चित्र भी बनाता था। तो अजारा की ओबरी, अजारा की ओबरी, ठीक है, ओबरी मतलब जहाँ पर चित्रों का भंडार होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मोती महल। दोनों ही ये क्या है? आपके भित्ति चित्र है, मोती महल। ठीक है, अजारा की ओवरी के चित्र और मोती महल के जो चित्र हैं यानी कि भित्ति चित्र हैं वो किसने बनाए हैं? ये बनाए चोखा ने बनाए हैं। समझिए मैं क्या बता रही हूँ, समझिए। अजारा की ओवरी के जो भित्ति चित्र हैं और मोती महल के जो भित्ति चित्र हैं वो किसने बनाए? चोखा ने बनाए हैं। और चोखा ही जो है आपका देवगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार होता है। ठीक है, तो ये क्या है? चोखा ही है जो आपका देवगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार के रूप में इसे जाना जाता है। ये शैली भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो शैली है वो क्या है, यानी कि इनमें जो है ये क्या है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब जो चोखा है वो भित्ति चित्रकार के रूप में आपका प्रसिद्ध है, जो देवगढ़ शैली का है। देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ शैली का है चोखा, जिसने अजारा की ओवरी के भित्ति चित्र और मोती महल के भित्ति चित्र बनाए हैं। समझ में बात आई? क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर उदयपुर शैली, यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उदयपुर शैली में भी आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसने की? महाराणा उदय प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की। ठीक है, महाराणा उदय प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की। ये क्या है? मेवाड़, आपको मैंने पढ़ाया था, यानी कि स्टार्टिंग में ही बताया, जो मेवाड़ का जो मुख्य केंद्र था वो आपका क्या था? उदयपुर ही था। तो मेवाड़ का जो है मुख्य केंद्र के रूप में आपको उदयपुर ही याद रखना है। तो एक टाइम में क्या होता है, जो मेवाड़ की ये राजधानी भी रही थी। ठीक है, तो एक टाइम में मेवाड़ की ये राजधानी भी रही, कौन? उदयपुर रही। अब उदयपुर किस वजह से विख्यात है, किस वजह से ये फेमस है? ठीक है, तो किस वजह से ये फेमस है? तो झीलों के लिए विख्यात है। ठीक है, तो झीलों के लिए विख्यात है, कौन? उदयपुर विख्यात है। पटचित्रों के लिए भी विख्यात है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए पिछवाई पटचित्र पूछा जाए तो नाथद्वार शैली बताना है। अगर आपसे पूछा जाए पटचित्र के लिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फेमस शैली हो जाएगी, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर उदयपुर शैली यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, समझ में बात आई? उदयपुर आपकी मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र ही था, मेवाड़ शैली की राजधानी भी रही। ये जो है उदयपुर है जो झीलों के लिए विख्यात, यहाँ पे बहुत सी झील हैं और उदयपुर जो है क्या है, वो झील के किनारे ही है। ठीक है, पटचित्रों के लिए फेमस है। इसे क्या है? पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस भी इसे कहते हैं। ये आपकी लास्ट स्लाइड चल रही है। ठीक है, तो समझ में बात आई उदयपुर में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है।
तो आपको झीलों के लिए विख्यात शैली कौन सी हो जाएगी, झीलों के लिए फेमस जो है क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। किस वजह से फेमस है, पटचित्रों के लिए और आपकी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। स्थापना के लिए आपको महाराणा उदय प्रताप सिंह याद रखना है। और ये राजधानी किसकी रही है, ये आपकी राजधानी मेवाड़ की राजधानी रही है। तो इतनी चीज़ें आपको किससे याद करनी है, तो किससे याद रखनी है, तो आपको यहाँ पर उदयपुर शैली से याद रखनी है। वंश पूछा जाए तो आपको पता है मेवाड़ शैली में कौन सा वंश है, तो सिसोदिया राजवंश यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर उदयपुर में याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने क्या है राजस्थानी शैली में यहाँ पर सेकंड पार्ट यानी कि राजस्थानी शैली के सेकंड पार्ट यानी कि मेवाड़ शैली में इतनी चीज़ें हम लोगों ने कवर की। अगर आपको आज की क्लास यहाँ पर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जितनी चीज़ें आपकी पढ़ने वाली थी उतनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, जिन चीज़ों में शॉर्ट में पढ़ना था वो चीज़ें मैंने शॉर्ट में पढ़ाई, जिन चीज़ों को लॉन्ग में पढ़ना था वो चीज़ें मैंने लॉन्ग में पढ़ाई। ठीक है, मैंने हर चीज़ को, हर पॉइंट को बहुत ही मेहनत से डिस्क्राइब करने की, इलस्ट्रेट करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मान लीजिए अभी तक आप पहली क्लास यहाँ पर ले रहे हैं, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर टीचिंग के यानी कि टीचिंग यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी यहाँ पर प्रेपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, तो आर्ट की अभी तो चल ही रही है, इसके अलावा आपकी सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस इनकी भी आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।